ड्रामा स्टार्ट होते ही एमिली खुद को एक बेहद अजीब सिचुएशन में पाती है। आसपास खड़े लोग उसे देखकर हैरान हैं और माइकल कार्टर का नाम ले रहे हैं। एमिली घबराकर पूछती है कि ये लोग कौन हैं, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि वो टाइम ट्रैवल करके किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। वहाँ मौजूद लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो एवंस फैमिली की हाल ही में मिली बायोलॉजिकल बेटी एमिली है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो माइकल कार्टर के साथ इस हालत में कैसे पकड़ी गई, क्योंकि माइकल की एंगेजमेंट उसकी बचपन की दोस्त सारा से होने वाली थी। तभी एवंस फैमिली के लोग माइकल पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने उनकी एमिली की इज्जत खराब कर दी है। वे साफ कह देते हैं कि अब माइकल को एमिली से शादी करनी ही पड़ेगी। अगर उसने मना किया तो वे सीधे उसके वर्क प्लेस जाकर उसकी कंप्लेंट कर देंगे। इसके बाद एमिली को बीते 7 साल याद आते हैं। उस इंसिडेंट के तुरंत बाद उसकी माइकल से जल्दबाजी में शादी करा दी गई थी, लेकिन शादी होते ही माइकल उसे छोड़कर वापस अपने काम पर चला गया। दोनों केवल उसी एक रात साथ रहे थे और एमिली उसी से प्रेग्नेंट हो गई थी। बच्चा पैदा होने के बाद मिसेस कार्टर उसके बेटे को अपने साथ ले गईं और एमिली को बस $100 देकर छोड़ दिया। मगर एमिली ने उस छोटी सी रकम को भी बेकार नहीं जाने दिया। उसने उन्हीं $100 से एक छोटा सा स्टॉल लगाया, धीरे धीरे पैसे बचाए और फिर टाउन की एक घाटे में चल रही क्लोथिंग फैक्ट्री खरीद ली। बिजनेस संभालने के साथ साथ एमिली ने खुद पर भी मेहनत की। उसने एक्सरसाइज करके अपना वजन कम किया और कुछ ही सालों में अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। अब उसके पास पैसा था, अपना काम था और ऐसी आरामदायक लाइफ थी जिसमें उसे न किसी हस्बैंड की सेवा करनी थी और न बच्चों की जिम्मेदारी उठानी थी। एमिली को अपनी यह आज़ाद और आराम वाली ज़िंदगी बहुत पसंद थी। लेकिन एक दिन फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करते समय एमिली का पैर फिसल जाता है और वो बुरी तरह गिर जाती है। होश आने के बाद अचानक उसके माइंड में अपनी पूरी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आने लगती हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसे पता चलता है कि वो एक दर्द भरे रोमांस नॉवल के अंदर आ गई है और उसका रोल कोई हीरोइन वाला नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे की कैनन फॉडर मदर का है जो बड़ा होकर वाइल्ड मंक ऑफ द कैपिटल कहलाने वाला है। एमिली को अपने एंडिंग के बारे में भी पता चलता है। नॉवल के हिसाब से 40 साल की उम्र में उसे जंगली भेड़िए खा जाएंगे। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी उसकी उम्र 25 साल है, यानी उसके पास जीने के लिए सिर्फ 15 साल बचे हैं। तभी फैक्ट्री का एक कर्मचारी उसे डायरेक्टर एमिली कहकर बुलाता है। मगर एमिली अब अपना डिसीजन ले चुकी है। वो तुरंत कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए और वो माइकल कार्टर से हर हाल में डिवोर्स लेकर रहेगी। उसे लगता है कि अगर वो ओरिजिनल स्टोरी और कार्टर फैमिली से दूर हो गई तो शायद अपनी दर्दनाक एंडिंग से भी बच सकेगी। एमिली सेंट्रल सिटी जाने की तैयारी करने लगती है। मेपल ग्रोव का एक जान पहचान वाला उससे पूछता है कि क्या वो सच में डिवोर्स लेने के लिए शहर जा रही है। फिर वो खुशी जताते हुए कहता है कि 7 साल बाद आखिर एमिली को समझ आ ही गया कि कमांडर कार्टर उसके लिए सही आदमी नहीं है। एमिली उसकी बात मान लेती है। वो आदमी तो इतना खुश होता है कि कहता है वो अभी माइकल को टेलीग्राम करके एमिली के आने की खुशखबरी देगा। एमिली 7 साल से माइकल से अलग रह रही थी और अब उसका मकसद बिल्कुल साफ था, सेंट्रल सिटी जाकर माइकल से मिलना और इस नाम मात्र की शादी को ख़त्म करना। उधर माइकल अपने सोल्जर्स के साथ इंस्पेक्शन टूर पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। सारा भी उसके साथ जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगती है। माइकल उससे पूछता है कि वो सिर्फ एक इंस्पेक्शन पर उसके पीछे क्यों आ रही है। सारा जवाब देती है कि इंस्पेक्शन ही तो है, इसमें उसके जाने में क्या प्रॉब्लम है। माइकल उसे याद दिलाता है कि दोनों के बीच बात हुई थी कि सारा वहीं रहकर बच्चों की देखभाल करेगी। अगर वो भी चली गई तो बच्चों का क्या होगा। सारा बड़ी आसानी से कहती है कि अगर माइकल को बच्चों की इतनी चिंता है तो वो छुट्टी लेकर खुद वापस आ सकता है। इतना कहकर सारा पहले ही गाड़ी में बैठ जाती है। तभी माइकल का सबॉर्डिनेट आकर बताता है कि मेपल ग्रोव के सेक्रेटरी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि माइकल की वाइफ आज कंपाउंड पहुंच रही है। सबॉर्डिनेट पूछता है कि क्या माइकल कुछ देर रुक कर उससे नहीं मिलेगा। एमिली के आने की खबर सुनकर माइकल खुश होने के बजाय नाराज हो जाता है। वो कहता है कि उसने एमिली को हमेशा कंट्री साइड में रहने के लिए कहा था, फिर वो कुछ साल बाद ही यहाँ क्यों चली आई। इसके बाद वो अगले दिन के सारे काम मिस्टर स्टोन को देने को कहता है और इंस्पेक्शन के लिए एक दिन पहले ही निकलने का डिसीजन ले लेता है। बेचारा सबॉर्डिनेट मन ही मन पछताता है कि अगर वो एमिली वाली बात नहीं बताता तो माइकल इतनी जल्दी निकलने का प्लान नहीं बनाता। माइकल सबको आधे घंटे में निकलने के लिए तैयार रहने को कह देता है। उसके जाते ही नए और पुराने सोल्जर्स के बीच उसकी वाइफ को लेकर गॉसिप शुरू हो जाती है। एक नया सोल्जर पूछता है कि क्या सच में कमांडर कार्टर की वाइफ आ रही है। दूसरा सोल्जर उसे बताता है कि कमांडर की वाइफ का टॉपिक यहाँ बिल्कुल टबू है, क्योंकि माइकल अपनी वाइफ से बहुत नफरत करता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सुना है उसकी वाइफ बहुत मोटी, काली और बदसूरत है। उनके हिसाब से ऐसी औरत माइकल जैसे कमांडर के लायक हो ही नहीं सकती। फिर वे सारा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर शॉ उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही माइकल का डिवोर्स होगा, माइकल और सारा की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। तभी सारा उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें ऐसी बेकार की बातें करने से रोकती है।
इसके तुरंत बाद माइकल सभी सोल्जर्स को मूव आउट करने का कमांड दे देता है। उसी समय एमिली सेंट्रल सिटी पहुंचकर बेस की तरफ जा रही होती है। रास्ते में इतने सारे सोल्जर्स को देखकर वो एक आदमी से पूछती है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो आदमी बताता है कि ये सभी इंस्पेक्शन टूर पर निकल रहे हैं। ये सुनकर एमिली परेशान हो जाती है। वो मन ही मन उम्मीद करती है कि माइकल अभी तक न निकला हो, लेकिन तब तक कन्वॉय चलना शुरू कर चुका होता है। सोल्जर्स की नज़र सड़क किनारे खड़ी एमिली पर पड़ती है और सभी उसकी खूबसूरती की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग माइकल से भी कहते हैं कि वो सामने खड़ी उस सुंदर लड़की को देखे। माइकल एक पल एमिली को देखता है और उसे लगता है कि वो चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन 7 साल पहले की एमिली और आज की एमिली में इतना फर्क है कि वो उसे पहचान नहीं पाता। फिर वो सोल्जर्स को डांटते हुए कहता है कि जिस एनर्जी से वे सुंदर लड़की को देख रहे थे, इंस्पेक्शन के समय भी वही एनर्जी दिखाएं। सोल्जर्स तुरंत सावधान होकर आगे बढ़ जाते हैं। कन्वॉय जाने के बाद भी बेस के सोल्जर्स एमिली को देखते रहते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की कंपाउंड में किसके घर रहने जा रही है। एक सोल्जर अंदाजा लगाता है कि शायद यही कमांडर कार्टर की वाइफ हो सकती है, क्योंकि आज उसके आने की खबर थी। मगर बाकी लोग तुरंत उसका मजाक उड़ाते हैं। सबने तो यही सुना था कि माइकल की वाइफ बहुत साधारण और बदसूरत है। एमिली गेट पर पहुंचकर माइकल कार्टर के बारे में पूछती है। गार्ड बताता है कि कमांडर कार्टर अभी अभी इंस्पेक्शन पर निकल गए हैं। एमिली को अपनी खराब टाइमिंग पर गुस्सा आता है। वो इतनी दूर से सिर्फ एक कदम देर से पहुंचने के लिए आई थी। गार्ड उससे उसकी पहचान पूछता है तो एमिली बताती है कि वो एमिली कार्टर है। ये नाम सुनते ही सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ी खूबसूरत लड़की ही कमांडर कार्टर की वही वाइफ है जिसके बारे में पूरे कंपाउंड में उल्टी सीधी बातें होती थीं। गार्ड उसे माइकल के घर का एड्रेस देता है, रो 2 नंबर 6। एमिली पूछती है कि माइकल कब लौटेगा। गार्ड कहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, वो 1 महीने में भी लौट सकता है और 3 से 5 साल भी लगा सकता है। एमिली डिसाइड करती है कि वो फिलहाल 1 महीना यहीं रुकेगी। अगर माइकल नहीं आया तो वो वापस मेपल ग्रोव जाकर उसका इंतज़ार करेगी। एमिली अपने गांव से कुछ अच्छे मेलन्स भी लाई होती है। वो गेट पर मौजूद लोगों को वे मेलन्स देते हुए कहती है कि ये इस साल उनके गांव के सबसे अच्छे फल हैं। सभी लोग खुशी से उसका गिफ्ट लेते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। एमिली के जाने के बाद वे हैरानी से उसकी बातें करने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतनी सुंदर और अच्छे से बात करने वाली लड़की को लोग एक अगली और टैकी विलेज वुमन बताते थे। अब उन्हें समझ आता है कि सुनी सुनाई बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। कंपाउंड के अंदर पहुंचकर एमिली रो 2 का नंबर 6 ढूंढने लगती है। उसे रास्ते में कुछ बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या यही माइकल कार्टर का घर है। बच्चे हाँ में जवाब देते हैं। एमिली उन्हें प्यार से धन्यवाद देती है और कहती है कि बाद में वो उन सबके लिए कैंडी लेकर आएगी। बच्चे खुशी से मान जाते हैं और एमिली पहली बार उस घर के दरवाजे तक पहुंचती है जहां उसका बेटा पिछले 7 सालों से उसके बिना रह रहा था। घर के अंदर जाते ही एमिली की मुलाकात एक छोटे लड़के से होती है। लड़का उसे देखते ही सख्त आवाज में पूछता है कि वो कौन है और उसके घर में क्यों आई है। एमिली समझ जाती है कि यही उसका बेटा है, जो ओरिजिनल नॉवल में बड़ा होकर वाइल्ड मंक बनने वाला है। जैक का रूखा बिहेवियर देखकर एमिली सोचती है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि ये बच्चा बड़ा होकर इतना खतरनाक बनता है। वो जैक से कहती है कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन जैक तुरंत जवाब देता है कि उसकी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है। एमिली उसके कम उम्र में इतने बड़े लोगों जैसी बातें करने पर हैरान होती है। वो मन ही मन जैक को लिटिल ब्रैट कहती है। थक कर बिस्तर पर बैठते समय एमिली की नज़र जैक की प्रेयर बीड्स पर पड़ती है। जैक तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि आंट सारा की दी हुई बीड्स को हाथ न लगाए। सारा का नाम सुनते ही एमिली को नॉवल की जानकारी याद आती है। सारा माइकल की फर्स्ट लव थी। माइकल और एमिली की शादी के बाद सारा ने किसी और से शादी कर ली और उसकी एक बेटी हुई। हस्बैंड की मौत के बाद वो ट्रांसफ़र लेकर वापस माइकल के पास आ गई। एमिली सोचती है कि जैक की क्रेजी मंक वाली लाइफ की शुरुआत शायद सारा की दी हुई इन्हीं बीट्स से हुई थी। जैक उसे दोबारा अपना सामान न छूने को कहता है। एमिली समझाती है कि वो पूरे 1 दिन और रात ट्रेन में सफ़र करके आई है और बहुत थकी हुई है, इसलिए जैक अपना सामान संभाल कर रखे और उसे आराम करने दे। एमिली उसे बार बार लिटिल ब्रैट कहती है, लेकिन जैक नाराज़ होकर कहता है कि उसका नाम जैक कार्टर है। एमिली उसका पूरा नाम सुनकर कहती है कि ये बिल्कुल किसी रोमांस नॉवल के मेल लीड जैसा नाम है। जैक बताने लगता है कि उसका नाम किसने रखा, मगर एमिली उसे बीच में रोक देती है। वो कहती है कि नाम किसी ने भी रखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो जैक से बाहर जाने को कहती है ताकि वो सो सके, मगर जैक उसी बात पर अटका रहता है कि एमिली ने उसे उस तरह का बच्चा क्यों कहा था। एमिली चालाकी से उसकी बात टाल देती है और उसे कमरे से बाहर कर देती है। जैक बाहर जाने के बाद भी यही सोचता रहता है कि आखिर एमिली उसे किस तरह का बच्चा समझती है। कुछ देर बाद मार्था चैम्बर्स जैक के लिए खाना लेकर आती है।
कमरे में एमिली को माइकल के बिस्तर पर देखकर वो चौंक जाती है और पूछती है कि वो कौन है। एमिली भी उससे वही सवाल करती है। मार्था अपना परिचय देते हुए कहती है कि माइकल ने उसे जैक की देखभाल के लिए रखा है। एमिली समझ जाती है कि ये कार्टर फैमिली की मेड है। फिर वो बताती है कि वो माइकल की वाइफ है और मार्था से खाना वहीं रखने को कहती है। एमिली पूछती है कि माइकल हर महीने ग्रोसरी के लिए कितना पैसा देता है। वो डिनर में पॉर्क रिब्स बनाने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसे सामने रखा खाना पसंद नहीं है। मार्था एमिली को देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यही कमांडर कार्टर की वाइफ है। मार्था नाराज होकर कहती है कि वो कोई मेड नहीं है। माइकल उसे हर महीने $30 सिर्फ जैक के 3 मील संभालने के लिए देता है। इसके अलावा कुछ करना उसकी ड्यूटी नहीं है। $30 की रकम सुनकर एमिली को शक हो जाता है। वो कहती है कि एक किसान पूरा महीना मेहनत करके मुश्किल से कुछ दर्जन डॉलर कमाता है, जबकि मार्था को एक छोटे बच्चे के 3 मील्स के लिए $30 मिलते हैं। इसके बावजूद वो जैक को सिर्फ प्लेन रोस्टेड सोयाबीन्स खिला रही है। एमिली पूछती है कि क्या उसने माइकल को सच में बेवकूफ़ समझ रखा है। इसी दौरान जैक फिर एमिली से पूछता है कि वो उसे किस तरह का बच्चा कह रही थी, मगर खाने को देखकर उसका ध्यान मार्था पर चला जाता है। जैक कहता है कि वो पहले ही कई बार बता चुका है कि उसे रोस्टेड सोयाबीन्स पसंद नहीं है, फिर भी मार्था वही खाना क्यों लाई। मार्था जवाब देती है कि आंट सारा ने उसे यही बनाने को कहा था। वो जैक को इमोशनल प्रेशर देते हुए कहती है कि सारा इस दुनिया में उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है, इसलिए उसे सारा की बात माननी चाहिए। जैक को बुरा लगता है कि एमिली ने उसकी ये हालत देख ली। एमिली जैक का छोड़ा हुआ खाना खुद खाने लगती है, मगर साथ ही मार्था को साफ बता देती है कि माइकल उसे काफ़ी अच्छी सैलरी देता है। अगर मार्था को यहाँ काम नहीं करना तो वो जा सकती है, क्योंकि $30 में कोई दूसरा कुक आसानी से मिल जाएगा। खाना खत्म करने के बाद एमिली याद दिलाती है कि जैक ने अभी तक कुछ नहीं खाया। वो मार्था से सारा के घर का रास्ता दिखाने को कहती है ताकि जैक वहां जाकर खाना खा सके। मार्था माइकल के रूल का नाम लेकर उसे रोकती है कि जैक किसी दूसरे के घर खाना नहीं खा सकता। एमिली हंसकर कहती है कि माइकल के नाम से उसे डराने की कोशिश न करे। वैसे भी मार्था और सारा के हिसाब से सारा कोई आउटसाइडर नहीं है, इसलिए जैक उसके घर खाने क्यों नहीं जा सकता। तभी लिली वहां आ जाती है और मार्था से कहती है कि जैक को अभी खाना न दिया जाए, क्योंकि वो खुद नहीं खा रही। जैक लिली को देखते ही सिर झुकाकर कहता है कि उसने लिली की अच्छी देखभाल नहीं की। एमिली को ये बात समझ नहीं आती। वो पूछती है कि ये कौन सा रूल है। मार्था बताती है कि डॉक्टर शॉ ने तय किया है, अगर लिली खाना नहीं खाएगी तो उस दिन जैक को भी डिनर नहीं मिलेगा। जॉन भी वहां आकर कहता है कि जैक बड़ा भाई है और लिली छोटी बहन। अगर जैक उसका ठीक से ध्यान नहीं रखता तो उसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। वो माइकल का नाम लेकर कहता है कि कमांडर कार्टर भी यही चाहते हैं। ये सुनकर एमिली का गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहती है कि जैक सिर्फ 7 साल का है, वो अभी खुद का ध्यान ठीक से नहीं रख सकता, तो उससे किसी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी कैसे ली जा सकती है। जॉन समझाने की कोशिश करता है कि हर घर के अपने रूल्स होते हैं और ये रूल्स माइकल और सारा ने मिलकर बनाए हैं। वो एमिली से कहता है कि वो अभी नई आई है, इसलिए बाद में समझ जाएगी। एमिली उसकी बात का मतलब तुरंत पकड़ लेती है। वो पूछती है कि क्या जॉन उसे आउटसाइडर कह रहा है। अगर वो आउटसाइडर है तो फिर उसे उनके बेकार रूल्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एमिली साफ कहती है कि अब वो आ चुकी है, इसलिए घर में उसकी बात मानी जाएगी। वो मार्था से कहती है कि अब उसे जैक की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। मार्था और जॉन विरोध करते हैं कि वे 4 साल से जैक को संभाल रहे हैं और माइकल ने कभी कुछ नहीं कहा। एमिली को आए अभी थोड़ा ही समय हुआ है और वो आते ही सारे रूल्स बदल रही हैं। मगर जॉन जाते जाते फिर आदेश देता है कि जैक को आज डिनर नहीं मिलेगा। एमिली ये सुनकर पूरी तरह भड़क जाती है। जॉन और मार्था के जाने के बाद एमिली जैक से पूछती है कि क्या वो सच में बिना डिनर किए सोने वाला है। जैक कुछ नहीं कहता। एमिली खुद भी खाना बनाना नहीं जानती, इसलिए वो अचानक कहती है कि दोनों किसी और के घर खाना खाने चलेंगे। वो जैक को साथ लेकर बाहर जाती है और एक नेबर से सारा शॉ का घर पूछती है। नेबर बताती है कि सारा का घर पीछे वाली रो में नंबर 7 है। फिर वो एमिली की पहचान पूछती है। एमिली बिना झिझक बताती है कि वो माइकल कार्टर की वाइफ है। नेबर उसे जाते हुए देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने भी माइकल की वाइफ को सिर्फ एक साधारण कंट्री वुमन समझ रखा था। एमिली जैक को लेकर सीधे सारा के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा लिली खोलती है और एमिली को देखकर पूछती है कि वो कौन है। एमिली सीधे जवाब देती है कि वो जैक की माँ है और अंदर जाकर बैठ जाती है। वो मार्था को तुरंत जैक के लिए खाना लाने को कहती है। एमिली साफ बता देती है कि अगर जैक भूखा रहा तो उसका मूड खराब होगा, और अगर उसका मूड खराब हुआ तो वहाँ किसी का भी समय अच्छा नहीं बीतेगा। जॉन फिर से रूल्स की बात शुरू करता है। वो कहता है कि जैक ने गलती की है और उसे अपनी गलती के बारे में सोचना चाहिए। एमिली पूछती है कि जैक ने आखिर किया क्या है।
क्या उसने किसी बच्चे को मारा, कोई सामान चुराया या कोई बड़ी गलती की? सिर्फ लिली के खाना न खाने की वजह से जैक को भूखा रखना कौन सा रूल है? एमिली जॉन से रूल बुक दिखाने को कहती है। जब जॉन के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता तो एमिली उसे जैक के लिए खाना परोसने का हुक्म देती है। मजबूरी में खाना परोसा जाता है, लेकिन लिली जानबूझकर एमिली की प्लेट पहले उठा लेती है। फिर वो एमिली को बिग मीनी कहती है और जैक से पूछती है कि क्या वो अपनी माँ को उसे बुली करने देगा। जैक आदत के मुताबिक लिली से माफ़ी मांगने लगता है। मार्था भी जैक को अनग्रेटफुल लिटिल ब्रैट कह देती है। एमिली अब जैक को और वहाँ नहीं रोकती। वो उससे पूछती है कि खाना हो गया है या नहीं और उसे लेकर घर जाने लगती है। जाते जाते वो मार्था और जॉन को आखिरी बार साफ कहती है कि अगर फिर कभी जैक के मील्स कम किए गए तो वो उनसे पॉकेट किया हुआ एक एक पैसा निकलवाएगी, और अगर जैक नहीं खाएगा तो फिर वहाँ कोई भी नहीं खाएगा। एमिली के जाने के बाद लिली जॉन से कहती है कि वो तुरंत उसकी माँ को टेलीग्राम भेजे और उसे वापस बुलाए। जॉन डरते हुए उसकी बात मान लेता है। जॉन टेलीग्राम लिखवाता है, लेकिन उसमें पूरी बात उलटकर पेश करता है। मैसेज में लिखा जाता है कि कमांडर कार्टर की कंट्री वाइफ कंपाउंड में आ गई है और आते ही उसने लिली को मार दिया। जॉन सारा से जल्दी लौटने के लिए कहता है। लिली मैसेज पढ़कर कंफर्म करती है और उसे तुरंत पोस्ट ऑफिस भेजने को कहती है। इस तरह सारा तक एमिली की असली बात नहीं बल्कि जानबूझकर बदली हुई कहानी पहुंचाई जाती है। उधर माइकल और उसके लोग ट्रेन से इंस्पेक्शन के लिए आगे जा रहे होते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि साउथ में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है। रिपेयर टीम काम कर रही है, लेकिन ट्रेन को अगले सिटी में कुछ दिनों तक रुकना पड़ेगा। सारा माइकल के लिए खाना लेकर आती है। वो कहती है कि माइकल ने लंच नहीं किया था, इसलिए उसने अपने हिस्से का खाना उसके लिए बचाया है। बाकी सोल्जर्स मजाक करते हैं कि वे भी भूखे हैं, लेकिन सारा ने उनके लिए कुछ नहीं बचाया। एक सोल्जर हंसकर कहता है कि वे कमांडर कार्टर नहीं हैं। अगर उन्हें भी ऐसा खाना चाहिए तो कोई लड़की ढूंढें जो उनके लिए अपना मील बचा कर रखे। मगर माइकल सारा का खाना लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसे भूख नहीं है और सारा से उन कपड़ों को बदलने के लिए भी कहता है। सारा नाराज़ होकर चली जाती है। सोल्जर्स फिर माइकल को समझाते हैं कि सारा ने उसके लिए अपना खाना इसलिए बचाया ताकि वो भूखा न रहे। वे ये भी कहते हैं कि माइकल शायद नहीं चाहता कि दूसरे लोग सारा को इन कपड़ों में देखें। बाद में एक सोल्जर माइकल से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। वो कहता है कि एमिली शायद अब कंपाउंड में पहुंच चुकी होगी। हर बार एमिली के आने पर माइकल उससे बचकर चला जाता है। पूरे बेस में ये बात फैली हुई है कि माइकल और सारा के बीच पहले रिलेशनशिप था और माइकल ने एमिली से अपनी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वो डिवोर्स से माइकल के करियर पर पड़ने वाले असर की भी बात करता है, लेकिन माइकल अचानक पूछता है कि किसने कहा वो एमिली को डिवोर्स देना चाहता है। सोल्जर हैरान हो जाता है, क्योंकि यूनिट में सभी यही मानते थे कि माइकल अपनी कंट्री वाइफ को छोड़ना चाहता है। माइकल आखिर मानता है कि बात डिवोर्स की नहीं है, असली प्रॉब्लम ये है कि उसे समझ नहीं आता कि एमिली के सामने कैसे बिहेव करे। उसी रात एमिली जैक से पूछती है कि उसका पेट भर गया है या नहीं। जैक जवाब नहीं देता और चुपचाप अपनी तरफ देखता रहता है। एमिली कहती है कि अगर वो बात नहीं करना चाहता तो न करे, वो अब सोने जा रही है। बिस्तर पर लेटकर एमिली अपनी मेपल ग्रोव वाली लाइफ को याद करती है। अगर उसे अपनी फ्यूचर स्टोरी के बारे में पता न चलता तो वो इस समय गांव में आराम से अपनी अच्छी लाइफ जी रही होती। वहाँ उसका रोज का काम या तो पैसे कलेक्ट करना था या उन्हें खर्च करना। इसके उलट यहाँ वो बिना किसी फायदे के जैक और कार्टर फैमिली की प्रॉब्लम संभाल रही है। एमिली जैक को देखकर मन ही मन शिकायत करती है कि वो अपनी आराम वाली लाइफ छोड़कर इस लिटिल ब्रैट से डील करने आ गई। अगले दिन एमिली जनरल स्टोर जाती है। वहाँ के सेल्स क्लर्क्स के एटीट्यूड को देखकर वो सोचती है कि परमानेंट जॉब मिलने की वजह से ये लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। अभी प्राइवेट बिजनेस के लिए पॉलिसी साफ नहीं है और लाइसेंस भी नहीं मिल रहा, वरना वो यहाँ भी बड़ा बिजनेस शुरू कर सकती थी। तभी एक महिला उसे नाम लेकर बुलाती है। एमिली पहले उसे पहचान नहीं पाती, मगर उसके बोलने का स्नार्की तरीका सुनकर समझ जाती है कि ये क्लेयर है। मिली को एवंस फैमिली का एक पुराना बैंक्वेट याद आता है। उस समय वो भारी शरीर और साधारण कपड़ों में वहां गई थी। बाकी लोग उसे कंट्री बम्पकिन कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनका कहना था कि एमिली जैसी लड़की बड़े फैमिली के इवेंट में आकर उनकी बेइज्जती कर रही है। उस पूरे बैंक्वेट में क्लेयर ही अकेली थी जिसने एमिली से ठीक तरह से बात की थी। एमिली पूछती है कि क्लेयर अब जनरल स्टोर में सेल्स क्लर्क कैसे बन गई। क्लेयर ताना मारते हुए कहती है कि जिस तरह एमिली ने एवंस फैमिली को सिटी वापस लाने के लिए माइकल के करीब जाने का रास्ता बनाया, उसी तरह उसने भी वुड्स फैमिली के लिए एक लीडर से शादी कर ली। एमिली फिर साफ कहती है कि उसने माइकल को सेटअप नहीं किया था। इसके बाद वो क्लेयर के हस्बैंड का नाम पूछती है। क्लेयर बताती है कि उसने जेम्स गुडविन से शादी की है। क्लेयर एमिली को फ्रेश मीट, स्नैक्स, राइस और फ्लावर खरीदने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये सामान आसानी से नहीं मिलता और एमिली अपने बेटे को अच्छा खाना खिला सकती है।
एमिली इतना सामान अकेले उठाने की प्रॉब्लम बताती है, तो क्लेयर खुद मदद करने को तैयार हो जाती है। दोनों सामान लेकर निकलती हैं, तो आसपास के लोग क्लेयर की बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि क्लेयर को गुडविन फैमिली में आए 3 साल हो गए, लेकिन कैप्टन गुडविन एक बार भी घर नहीं लौटा। क्लेयर रोज़ उसके लिए खाना ले जाती थी, मगर वो खाना डॉक्टर स्टेंसन खा जाती थी। लोग ये भी बताते हैं कि 2 महीने पहले क्लेयर ने डॉक्टर स्टेंसन से झगड़ा कर लिया था। तब कैप्टन गुडविन ने सबके सामने क्लेयर को 20 थप्पड़ मारे और उससे घुटनों पर बैठकर डॉक्टर स्टेंसन से माफ़ी मंगवाई। ये सुनकर एमिली को लगता है कि उसकी और क्लेयर की सिचुएशन अलग होते हुए भी दर्द एक जैसा है। क्लेयर सामान घर तक पहुंचा देती है। उसके जाने के बाद एमिली भूख से परेशान बैठी होती है। इतना मीट, वेजिटेबल्स, राइस, नूडल्स और ऑयल खरीदने के बावजूद उसे स्टोव जलाना तक नहीं आता। अभी जैक चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देता है। एमिली उसके पीछे पहुंचती है और पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। जैक कहता है कि वो मदद करने आया है। उसके डैड ने कहा है कि लड़कियों को स्पॉइल करना चाहिए और उनसे ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए। एमिली को यकीन नहीं होता कि फ्यूचर का वाइल्ड मंक और लीगल मैवरिक बचपन में ऐसी प्यारी बातें करता था। वो जैक से कहती है कि वो उसकी मदद इसलिए कर रही है क्योंकि वो अडल्ट है और जैक अभी बच्चा है। थोड़ी देर बाद एमिली उन नेबरहुड चिल्ड्रन को भी कैंडी देती है जिनसे उसने प्रॉमिस किया था। फिर एमिली और जैक साथ बैठकर खाना खाते हैं। एमिली पहला बाइट लेकर जैक की कुकिंग की तारीफ करती है। वो जैक से भी ज़्यादा खाने को कहती है क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है, लेकिन जैक अभी भी पुरानी बात नहीं भूला। वो पूछता है कि एमिली ने उसे किस तरह का बच्चा कहा था। फिर सीधे पूछता है कि क्या एमिली उसे बैड बॉय समझती है। मिली हैरान होकर पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। जैक बताता है कि सभी लोग कहते हैं कि ज़्यादा गलतियां करने वाले बच्चे बैड होते हैं। अगर लिली अनहैप्पी होती है तो वो जैक की गलती है। अगर मार्था अनहैप्पी होती है तो वो भी जैक की गलती है। इसलिए जैक को लगता है कि वो बैड किड है और दुनिया में कोई उसे कभी पसंद नहीं करेगा। ये सुनकर एमिली पहली बार जैक के अंदर छिपा दर्द समझती है। वो कहती है कि किसने कहा कोई उसे पसंद नहीं करता। एमिली खुद उसे बहुत पसंद करती है। जैक क्यूट है, अच्छा खाना बनाता है और कई बड़े लोगों से ज़्यादा समझदार है। एमिली उसे अपना एक सीक्रेट भी बताती है कि उसे खुद खाना बनाना नहीं आता। जैक पहली बार खुश होकर पूछता है कि क्या ये सच है। एमिली कहती है कि बिल्कुल सच है और जैक तो उससे भी बेहतर है। एमिली उसे प्यार से खाना खाने को कहती है। साथ ही वो सोचती है कि 7 साल के जैक ने इतने कम खाने में खुद को कैसे संभाला। उसे गुस्सा आता है कि माइकल ने मार्था, जॉन और सारा को जैक के साथ ऐसा बिहेवियर करने दिया। एमिली डिसाइड करती है कि अगले दिन पोस्ट ऑफिस जाकर माइकल को पूरी सिचुएशन साफ साफ बताएगी। सुबह एमिली जैक को स्कूल छोड़ने जाती है। रास्ते में जैक कहता है कि टेलीग्राम भेजकर भी कोई फायदा नहीं होगा। जब भी माइकल मिशन पर जाता है वो किसी की चिट्ठी या टेलीग्राम एक्सेप्ट नहीं करता। जैक एक पुरानी बात बताता है कि एक बार उसे 104 डिग्री फीवर था। उसके टीचर ने माइकल को टेलीग्राम भेजा था, लेकिन फिर भी माइकल वापस नहीं आया। एमिली को ये सुनकर बुरा लगता है, मगर वो कहती है कि माइकल लौटे या न लौटे, घर में जो हो रहा है उसकी जानकारी उसे देना ज़रूरी है। जैक को स्कूल भेजने के बाद एमिली पोस्ट ऑफिस पहुंचती है। वहां का कर्मचारी माफ़ी मांगते हुए बताता है कि माइकल ने जाने से पहले खास तौर पर कहा था कि उसके नाम आने वाली कोई चिट्ठी या टेलीग्राम एक्सेप्ट न किया जाए। एमिली का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सोचती है कि माइकल उसके आने से एक दिन पहले भाग गया और अब उसने पोस्ट ऑफिस को भी उसकी बात पहुंचाने से रोक दिया। एमिली मन ही मन माइकल को पागल कहती है और सोचती है कि ओरिजिनल स्टोरी में जैक ने उसे मेंटल असाइलम क्यों भेजा था। इसका रीज़न अब समझ आ रहा है। तभी जॉन वहाँ सारा के लिए टेलीग्राम देने आता है। वो एमिली को देखकर पूछता है कि क्या वो माइकल को मैसेज भेजने आई थी। फिर ताना मारते हुए कहता है कि वो चाहे तो एमिली का मैसेज सारा को भेज सकता है, क्योंकि सारा उसे माइकल तक पहुँचा देगी। एमिली उसे अपने काम से मतलब रखने को कहती है। जॉन फिर बताता है कि एमिली ने लिली के साथ जो भी किया उसने सब टेलीग्राम में लिखकर सारा को भेज दिया है। अब सारा माइकल को पूरी बात बताएगी और फिर एमिली पनिशमेंट के लिए तैयार रहे। रेलवे ट्रैक का रिपेयर अभी 2 से 3 दिन और चलने वाला होता है। इसी बीच सारा को जॉन का टेलीग्राम मिल जाता है। वो गुस्से में माइकल के पास जाकर कहती है कि उसकी शानदार वाइफ ने कंपाउंड में क्या किया है। सारा बताती है कि एमिली उसके घर में घुस गई, लिली के लिए बनाया गया खाना छीनकर जैक को दे दिया और छोटी सी लिली को इतना डरा दिया कि वो खाना तक नहीं खा पाई। सारा ये भी कहती है कि जॉन और मार्था ने रोकने की कोशिश की, तो एमिली उन पर भी चिल्लाने लगी। माइकल तुरंत एमिली को दोषी नहीं मानता। वो कहता है कि
पहले उन्हें असली बात पता करनी चाहिए। लेकिन सारा टेलीग्राम दिखाते हुए कहती है कि सब कुछ साफ लिखा है। जॉन कई साल से दोनों फैमिलीज के लिए काम करता है, इसलिए वो झूठ क्यों बोलेगा? माइकल पूछता है कि सारा अब क्या करना चाहती है। सारा कहती है कि वो लीव लेकर वापस जाएगी और खुद एमिली को संभालेगी। सारा माइकल को याद दिलाती है कि उसने पहले ही कहा था एमिली ट्रबल खड़ी करेगी। फिर वो 7 साल पुरानी बात उठाकर कहती है कि एमिली ने माइकल को ड्रग किया था, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। सारा पूछती है कि क्या माइकल अब भी एमिली को डिफेंड करेगा। वो माइकल से पूछती है कि क्या वो अब भी एमिली को डिफेंड करेगा। आखिर माइकल सारा के साथ वापस जाने के लिए मान जाता है। सारा मन ही मन एमिली को गाली देते हुए कहती है कि बस उसके और माइकल के लौटने का इंतजार करे। वापस पहुंचकर वो एमिली से हर बात का बदला लेगी। इधर एमिली जैक को रास्ते में कमजोर हालत में देखती है। उसे लगता है कि जैक का ब्लड शुगर लो हो गया है। वो उसे सहारा देती है और कहती है कि बीमार होने पर खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जैक अभी बच्चा है, कोई बड़ा आदमी नहीं। एमिली की बात सुनकर जैक सोचता है कि ये उसके डैड और बाकी लोगों की बातों से बिल्कुल अलग क्यों है। उसे हमेशा कहा गया कि वो लड़का है, छोटा मैन है और उसे स्ट्रांग बनना चाहिए। लिली को प्रोटेक्ट करना उसकी पूरी लाइफ की ड्यूटी है। तभी मार्था और जॉन वहां पहुंच जाते हैं। मार्था एमिली से जैक को नीचे उतारने के लिए कहती है। वो जैक को डांटती है कि वो 7 साल का आदमी है, उसके पैर टूटे नहीं हैं और उसे किसी वुमन से उठवाने की ज़रूरत नहीं है। एमिली का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो मार्था को पीछे हटाती है और जॉन से कहती है कि वो तुरंत सारा को एक और टेलीग्राम भेजे। इस बार सिर्फ इतना ना लिखे कि एमिली ने लिली को भूखा रखा, ये भी लिखे कि एमिली ने मार्था और जॉन दोनों को पीटा है। फिर एमिली उन्हें 2 रास्ते देती है, या तो वे पुलिस बुला लें या वो खुद कंपाउंड के लीडर के ऑफिस जाकर रिपोर्ट करेगी। आसपास के लोग एमिली का इतना स्ट्रॉन्ग जवाब देखकर हैरान हो जाते हैं। जॉन तुरंत घबरा जाता है और एमिली से ऑफिस न जाने की रिक्वेस्ट करता है। वो उसे कॉमरेड एमिली कहता है, लेकिन एमिली उसे रोक कर कहती है कि वो उसे मिसेस कार्टर बुलाए। जॉन दावा करता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था। एमिली कहती है कि उसे जॉन के इरादे से फ़र्क नहीं पड़ता। वो माइकल जैसी बेवकूफ़ नहीं है जो इन लोगों को अपनी मर्जी चलाने दे। लोग शॉक हो जाते हैं कि एमिली ने खुलेआम कमांडर कार्टर को आइडियट कह दिया। जॉन भी डर जाता है कि ये क्रेजी वुमन लीडर के ऑफिस जाकर न जाने क्या कर देगी, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। एमिली सीधे कंपाउंड चीफ के ऑफिस पहुंचती है। वहां वो मार्था और उसके हस्बैंड जॉन के खिलाफ अपने बेटे जैक कार्टर को अब्यूज करने की रिपोर्ट करती है। मार्था तुरंत कहती है कि एमिली बिना प्रूफ के उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। एमिली जवाब देती है कि मार्था और जॉन ने इतने साल जैक के साथ कैसा बिहेवियर किया, ये कंपाउंड का कोई भी आदमी बता सकता है। मार्था अपनी सफाई में कहती है कि उनके पास माइकल की परमिशन थी। एमिली साफ कहती है कि अब वो वापस आ गई है और जैक के बारे में डिसीजन वही लेगी। चीफ दोनों की बातें सुनने के बाद मार्था और जॉन को पहले लॉकअप में रखने का फैसला करता है। वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन में आरोप सही निकले तो रूल्स के मुताबिक दोनों को कंपाउंड से निकाल दिया जाएगा। एमिली चीफ को धन्यवाद देती है। ले जाते समय मार्था एमिली को धमकी देती है कि उसे इसका पछतावा होगा। एमिली उसकी धमकी से बिल्कुल नहीं डरती। ऑफिस से निकलने के बाद एमिली जैक से पूछती है कि उसने उसके लिए बदला लिया तो क्या अब वो खुश है। जैक कहता है कि वो खुश तो है, लेकिन उसे डर है कि डैड और आंट सारा को पता चला तो वे नाराज़ होंगे। एमिली उससे पूछती है कि क्या उनके पास नाराज़ होने का कोई सही रीज़न है। जैक थोड़ा सोचकर कहता है कि नहीं, क्योंकि गलती ग्रैंडपा जॉन ने पहले की थी। एमिली समझाती है कि जॉन को उसकी अपनी गलती की वजह से पनिशमेंट मिली है। अगर माइकल इस बात पर गुस्सा करता है तो इसका मतलब माइकल खुद गलत और अनरीजनेबल है। जैक फिर कहता है कि पहले डैड हमेशा आंट सारा की बात मानते थे। एमिली जवाब देती है कि वो सब पहले की बात थी, आगे क्या होगा ये अभी तय नहीं है। इसके बाद वो जैक को प्यार से अपना बेटा कहकर जितना चाहे उतना खाना खाने देती है। उधर वापस लौटते समय लिली लगातार माइकल के आसपास रहती है। वो उसे अंकल माइक कहकर गोद में उठाने को कहती है, फिर अपनी पसंद की चीज़ दिखाकर वही खाने की डिमांड करती है। माइकल बिना मना किए उसे खाना देता है और पूछता है कि उसे और क्या चाहिए। इसके बाद एक पुराना पिंकी प्रॉमिस याद आता है, हमेशा अच्छा रहने, अपनी बात से पीछे न हटने और प्रॉमिस तोड़ने वाले को पप्पी कहने वाला प्रॉमिस। उसी पुराने कनेक्शन की वजह से माइकल लिली की हर छोटी बात का ध्यान रखता आया है। घर लौटते समय माइकल अपने गार्ड टॉम से कहता है कि गाड़ी में जो लाइंस तय हुई थी उन्हें एक बार फिर दोहराएं। टॉम रिहर्सल शुरू करता है कि माइकल को एमिली के सामने क्या कहना चाहिए।
वो कहता है कि माइकल एमिली को बताए, वो बदसूरत है, कंपाउंड में आने के बाद उसने सब कुछ खराब कर दिया, लिली को बुली किया और अपने बेटे को भी अब्यूज़ किया। ऐसी औरत माँ बनने लायक नहीं है और माइकल की वाइफ बनने के लायक भी नहीं है। टॉम रिहर्सल ख़त्म करके पूछता है कि क्या ये लाइन ज़्यादा हर्ष तो नहीं है। माइकल कहता है कि नहीं, मगर एमिली को लेसन सिखाते समय उस पर हाथ नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई एनिमी नहीं है। उसी वक्त लिली दौड़ती हुई आती है और अपनी माँ को बताती है कि मीन एमिली ने ग्रैंडपा जॉन और ग्रैंडमा मार्था को लॉकअप में डलवा दिया। सारा तुरंत रोने जैसा चेहरा बनाकर माइकल से कहती है कि वे थोड़े समय के लिए बाहर क्या गए, उस विलेज वुमन ने लिली की ऐसी हालत कर दी। माइकल पूछता है कि एमिली इस समय कहाँ है। सारा लिली को शांत करती है और कहती है कि अंकल माइक उसके लिए कैंडी खरीदेगा। माइकल अब एमिली से जाकर खुद बात करने के लिए निकल पड़ता है। एमिली एक नेबर के घर गर्मी से बचने के लिए बैठी होती है। नेबर उसे अंदर आकर रोस्टेड सीड्स खाने को कहती है। इसी समय लिली वहाँ कैंडी मांगने पहुँचती है और माइकल की नज़र फिर एमिली पर पड़ती है। माइकल तुरंत पहचानता है कि ये वही सुंदर लड़की है जिसे उसने इंस्पेक्शन पर जाते समय सड़क पर देखा था। टॉम उसे देखकर कहता है कि ये सच में कंपाउंड की किसी आदमी की वाइफ निकली। वो सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की आखिर किसकी वाइफ होगी। टॉम मजाक में माइकल से कहता है कि उसके हिसाब से सिर्फ ऐसी लड़की ही माइकल के लायक है। तभी उसे एमिली का नाम पता चलता है। माइकल उसे तुरंत नॉनसेंस बंद करने को कहता है, लेकिन खुद भी ये जानकर हैरान है कि 7 साल पहले वाली एमिली आज इतनी बदल चुकी है। एमिली सबसे बेखबर एक पॉप्सिकल सेलर से पूछती है कि उसके पास कितने पॉप्सिकल्स बचे हैं। सेलर बताता है कि उसके पास अभी 76 पॉप्सिकल्स हैं। तभी वहाँ डॉक्टर स्टेंसन अपने साथ कुछ महिलाओं को लेकर आती है। एमिली उसे देखते ही पहचान जाती है कि यही वो वुमन है जिसकी वजह से क्लेयर का हस्बैंड उससे दूर हुआ। डॉक्टर स्टेंसन एमिली को घूरती है तो एमिली पूछती है कि क्या उसने पहले कभी किसी सुंदर लड़की को पॉप्सिकल्स खरीदते नहीं देखा। डॉक्टर स्टेंसन और उसकी फ्रेंड्स उल्टा एमिली का मजाक उड़ाने लगती हैं। कहती है कि सिर्फ सुंदर चेहरा होने से कोई कंपाउंड के लीडर को फांसा नहीं सकती। तभी डॉक्टर स्टेंसन पैसे दिखाकर बताती है कि कैप्टन गुडविन ने उसे सबको पॉप्सिकल्स खिलाने के लिए पैसे दिए हैं। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि आज जितने चाहें पॉप्सिकल्स खाएं, लेकिन एमिली सेलर को रोककर कहती है कि वो सारे पॉप्सिकल्स खरीद रही हैं। डॉक्टर स्टेंसन तुरंत क्लेयर को धमकी देती है कि अगर उसने एमिली को सामान बेचा तो वो उसे पछताना सिखा देगी। एमिली क्लेयर से कहती है कि एक मिस्ट्रेस उसके सामने उसके ही हस्बैंड के पैसे दिखा रही है और क्लेयर फिर भी चुप है। क्लेयर पूछती है कि वो क्या करे। एमिली बिना घुमाए जवाब देती है, उसे मारो। एमिली की बात सुनकर क्लेयर पहली बार डॉक्टर स्टेंसन को जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि डॉक्टर स्टेंसन उसके हस्बैंड के पैसे खर्च करके उसी के सामने शो ऑफ करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। डॉक्टर स्टेंसन गुस्से में धमकी देती है कि वो कैप्टन गुडविन से क्लेयर को डिवोर्स दिलवाएगी, मगर क्लेयर हंसकर कहती है कि जिस दिन उसे दोनों के अफेयर का पता चला था उसी दिन से वो खुद डिवोर्स चाहती है। डॉक्टर स्टेंसन वहां से धमकी देकर चली जाती है। आसपास खड़े लोग क्लेयर की हिम्मत की तारीफ करते हैं। सेलर एमिली का सामान पैक करता है और कहता है कि कोई तो था जिसने उन लोगों को जवाब दिया। उधर माइकल सारा और लिली को घर जाकर आराम करने के लिए कहता है। वो सारा को भरोसा दिलाता है कि उसने एमिली के बारे में जो कुछ बताया है वो हर बात की प्रॉपरली जांच करेगा। सारा बाहर से शांति से उसकी बात मान लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर एमिली का मजाक उड़ाती है। उसे लगता है कि माइकल वापस आ चुका है, इसलिए अब एमिली ज़्यादा देर तक अपना एटीट्यूड नहीं दिखा पाएगी। सारा को पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी माइकल एमिली को डिवोर्स देकर कंपाउंड से बाहर कर देगा। माइकल अपने घर पहुंचता है और कमरे के अंदर एमिली को देखकर रुक जाता है। वो एक पल के लिए सोचता है कि शायद गलत कमरे में आ गया है। एमिली उसे देखते ही पहचान लेती है और उसका नाम लेती है। टॉम जल्दी से आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो माइकल का गार्ड है और एमिली उसे टॉम बुला सकती है। फिर माइकल भी बड़े फॉर्मल तरीके से कहता है कि वो माइकल कार्टर है, जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि पहली बार मिलने वाले स्ट्रेंजर्स हों। एमिली दोनों को बैठाकर पानी देती है। टॉम कहता है कि उसे प्यास नहीं है, लेकिन माइकल पानी ले लेता है। कमरे में ऐसी ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है कि किसी को समझ नहीं आता क्या बोले। एमिली बात शुरू करने के लिए माइकल की तारीफ करती है। वो कहती है कि उसने सुना है माइकल अक्सर बैटल जीतता है और ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। माइकल जवाब देता है कि ये उसकी ड्यूटी है। एमिली अंदर ही अंदर परेशान है कि माइकल डिवोर्स की बात क्यों नहीं छेड़ रहा। उसे लगता है कि शायद टॉम की मौजूदगी की वजह से माइकल उसे सबके सामने एम्बैरस नहीं करना चाहता। वो सोचती है कि कम से कम इस मामले में माइकल डिसेंट तो है। माइकल आखिर एमिली का नाम लेकर बात शुरू करता है। एमिली तुरंत सोचती है कि अब वो डिवोर्स बोलेगा, लेकिन माइकल सिर्फ पूछता है कि उसे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। एमिली कहती है कि वो ठीक है। माइकल उसे भरोसा देता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसे बता सकती है। फिर वो काम का बहाना बनाकर टॉम के साथ चला जाता है।
एमिली हैरान रह जाती है क्योंकि इतने ऑकवर्ड मीटिंग के बाद भी माइकल ने डिवोर्स का नाम तक नहीं लिया। घर से बाहर आते ही टॉम माइकल को रोकता है। वो याद दिलाता है कि अंदर जाने से पहले दोनों ने डिसाइड किया था कि माइकल एमिली को वही सख्त लाइन सुनाएगा जिनकी रिहर्सल रास्ते में हुई थी। मगर कमरे के अंदर जाकर माइकल ने एक भी लाइन नहीं कही। माइकल उल्टा टॉम पर नाराज होता है कि क्या वो अब उसे ब्लेम कर रहा है। फिर कहता है कि टॉम खुद एमिली के दिए 2 ग्लासेस पानी से इतना खुश हो गया था कि पूरी रिहर्सल भूल गया। टॉम मानने के बजाय कहता है कि उसे सच में नहीं लगता एमिली वैसी है जैसी सारा ने बताया था। उनके अंदर जाते ही एमिली ने पानी दिया, माइकल की ब्रेवरी की तारीफ की और बहुत चीयरफुल तरीके से बात की। माइकल कहता है कि टॉम सिर्फ एमिली के सुंदर चेहरे से इम्प्रेस होकर सही गलत भूल रहा है। टॉम तुरंत पलटकर कहता है कि अभी कमरे के अंदर एमिली को देखकर सबसे ज्यादा कौन खोया हुआ था ये माइकल खुद अच्छी तरह जानता है। उधर सारा को भी बेचैनी होती है। वो जानना चाहती है कि माइकल ने एमिली से डिवोर्स की बात की या नहीं। सारा रास्ते में माइकल को रोकती है और पूछती है कि क्या वो काम पर जा रहा है। फिर वो कहती है कि उसे ऑफिस की एक प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही और माइकल उसकी हेल्प कर सकता है। बात करते करते सारा पहले की तरह माइकल के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे तुरंत पीछे कर देता है। सारा को बुरा लगता है। वो कहती है कि माइकल ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं हटाया। माइकल सीधा जवाब देता है कि अब वो मैरिड है। सारा पूछती है कि क्या शादी होते ही उसने उस वुमन का साइड लेना शुरू कर दिया है। क्या अब वो एमिली को सारा और लिली को बुली करने देगा। माइकल कहता है कि उसने पहले ही बता दिया है कि वो पूरी बात की जांच करेगा और सारा को सही आंसर देगा। अगर सारा के पास और कुछ नहीं है तो वो जा रहा है। माइकल उसकी इमोशनल बातों में आए बिना वहां से निकल जाता है। माइकल जैसे ही बाहर आता है कुछ सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। एक सोल्जर सीधे पूछता है कि उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स कहाँ तक पहुंचा। दूसरा मजाक में परमिशन मांगता है कि माइकल और एमिली का डिवोर्स होने के बाद क्या वो एमिली को डेट के लिए पूछ सकता है। माइकल का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। वो कहता है कि लगता है इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है। फिर सबको अटेंशन में खड़ा करके ट्रैक के 20 चक्कर लगाने की पनिशमेंट देता है। सोल्जर्स तुरंत यस सर कहकर दौड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद माइकल की मुलाकात एमिली से होती है। वो पूछता है कि एमिली कहाँ जा रही है। एमिली कंपाउंड की तरफ से मिले ट्रांसफ़र या रेफरल लेटर का जिक्र करती है और बताती है कि अब वो जैक को स्कूल से लेने जा रही है। माइकल कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। उसे जैक से मिले काफ़ी समय हो गया है और वो अपने बेटे को देखना चाहता है। एमिली थोड़ी हैरान होती है लेकिन आखिर उसे साथ आने देती है। माइकल और एमिली साथ में जैक के स्कूल पहुंचते हैं। दूर खड़ी सारा दोनों को साथ देखकर जलने लगती है। वो मन ही मन कहती है कि एमिली अब सुंदर हो गई तो क्या हुआ, माइकल आखिर सिर्फ उसी का होगा। स्कूल से बाहर आते ही एमिली जैक की तबीयत पूछती है। जैक बताता है कि अब वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। माइकल पहली बार आगे बढ़कर जैक का हाथ पकड़ लेता है। जैक इस छोटी सी बात से ही अंदर से खुश हो जाता है क्योंकि इससे पहले माइकल ने कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा था। जैक को हमेशा यही दिखाई दिया था कि उसके डैड सिर्फ लिली का हाथ पकड़ते हैं। चलते चलते जैक एमिली को मॉम कहकर बुलाता है। एमिली प्यार से उसकी तरफ देखती है मगर जैक आगे कुछ नहीं कह पाता। घर पहुंचने के बाद माइकल कहता है कि आज वो और जैक मिलकर एमिली के लिए खाना बनाएंगे और एमिली आराम कर सकती है। एमिली को ये प्लान अच्छा लगता है। वो सोचती है कि पहले आराम से खाना खा लिया जाए, उसके बाद माइकल के साथ बैठकर डिवोर्स के बारे में बात की जाएगी। थोड़ी देर बाद माइकल डिनर बनाकर टेबल पर लगा देता है। खाने की अच्छी स्मेल आते ही एमिली को सरप्राइज होता है कि माइकल सच में ठीक ठाक कुकिंग कर लेता है। माइकल उसे खाते समय हेजिटेट करते देखता है तो मजाक में कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खाने में पॉइजन नहीं है। एमिली सफाई देती है कि वो ऐसा नहीं सोच रही थी। पहला बाइट लेने के बाद वो मानती है कि एक्सपीरियंस का फ़ायदा साफ दिखाई दे रहा है। माइकल का बनाया खाना जैक के खाने से बेहतर है। वो सीधे माइकल से कहती है कि खाना अच्छा बना है। डिनर खत्म होने के बाद एमिली जैक से आज के डिशेस धोने के लिए कहती है क्योंकि उसे माइकल से अकेले में ज़रूरी बात करनी है। जैक वहां से चला जाता है और एमिली बिना घुमाए माइकल से कहती है कि दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। माइकल तुरंत पूछता है कि क्या एमिली को डिवोर्स इतना आसान लगता है। उसकी पोजीशन की वजह से दोनों को पहले सीनियर्स के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वे अपनी मर्जी से एक दिन में शादी खत्म नहीं कर सकते। एमिली कहती है कि वो प्रोसेस जानती है इसलिए माइकल से डिस्कशन कर रही है। उसे बस डिवोर्स एप्लीकेशन सबमिट करनी है। माइकल कुछ देर चुप रहता है, फिर जैक का नाम लेकर कहता है कि वो अभी बहुत छोटा है। अगर एमिली अपने बारे में नहीं सोचना चाहती तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचे। एमिली बताने वाली होती है कि उसके हिसाब से जैक को माइकल के साथ रहना चाहिए मगर तभी बाहर से सारा की आवाज़ आती है। वो बार बार माइकल को बुला रही होती है।
माइकल बाहर जाकर पूछता है कि क्या हुआ। सारा घबराहट दिखाते हुए कहती है कि लिली को अचानक बहुत तेज फीवर हो गया है। माइकल तुरंत कहता है कि वो साथ चलकर लिली को देखेगा। डिवोर्स की बात फिर बीच में रह जाती है और माइकल सारा के साथ निकल जाता है। निकल के जाते ही सारा दरवाजे पर रुक कर एमिली को ताना मारती है। वो कहती है कि अब एमिली ने खुद देख लिया होगा कि माइकल के दिल में सिर्फ सारा और लिली के लिए जगह है। सारा के जाने के बाद एमिली अकेली बैठकर सोचती है कि कुछ देर पहले उसे सच में लगा था कि शायद माइकल डिवोर्स नहीं चाहता। लेकिन लिली के बीमार होने की खबर सुनते ही माइकल सब कुछ छोड़कर ऐसे भागा जैसे अपना कंट्रोल खो चुका हो। एमिली को ये बात भी अजीब लगती है कि सारा खुद डॉक्टर है। लिली को फीवर होने पर सारा उसे देख सकती थी, फिर माइकल जैसे बड़े आदमी का वहाँ भागना क्यों ज़रूरी था। एमिली यही मान लेती है कि किसी को चाहने और न चाहने का फ़र्क ऐसे मोमेंट्स में साफ नज़र आता है। उसके हिसाब से माइकल का असली कंसर्न सारा और लिली ही हैं। माइकल सारा के घर पहुंचकर लिली की हालत कंफर्म करता है। जब उसे भरोसा हो जाता है कि लिली ठीक है और सारा उसके पास है, तो वो वापस जाने लगता है। वो कहता है कि रात काफ़ी हो चुकी है और उसका यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। सारा उसे रोकती नहीं। वो मन ही मन सोचती है कि माइकल एमिली के पास न रहे, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। माइकल घर लौटने के बजाय सोल्जर्स के रहने वाली जगह पहुंच जाता है। उसे देखकर सब चिढ़ाने लगते हैं कि इतनी रात में अपनी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल वाइफ के पास रहने के बजाय वो इन रफ लोगों के बीच क्या कर रहा है। माइकल बहाना बनाता है कि एमिली ने कमरे और बिस्तर में इतना परफ्यूम लगा रखा है कि उससे वहां रहा नहीं जाता। सोल्जर्स उसकी बात सुनकर समझ जाते हैं कि असली प्रॉब्लम कुछ और है। अचानक माइकल उनसे पूछता है कि क्या वो अब भी हैंडसम दिखता है। सभी तुरंत कहते हैं कि वो पूरे बेस का सबसे हैंडसम आदमी है। ये सुनकर माइकल और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि अगर उसमें कोई कमी नहीं है तो एमिली उससे डिवोर्स क्यों मांग रही है। रात में भी उसे नींद नहीं आती। वो सोचता है कि अगली बार एमिली मिली तो शायद फिर डिवोर्स की बात उठाएगी। वो हमेशा उससे छिपकर भी नहीं भाग सकता। मगर अगर एमिली ने दोबारा डिवोर्स मांगा तो उसे क्या जवाब देना चाहिए, माइकल को खुद समझ नहीं आता। अगले दिन एमिली और जैक रास्ते में एक छोटी लड़की को अपनी ग्रैंडमा के पास रोते हुए देखते हैं। लड़की बार बार उन्हें उठने के लिए कह रही होती है। रोते रोते वो खुद भी बेहोश हो जाती है। एमिली उसे देखते ही पहचान जाती है। यही सोफ़ी है, जिसकी आगे चलकर जैक के साथ दर्द भरी रिलेशनशिप होने वाली थी। उसकी एक टांग में प्रॉब्लम है और ओरिजिनल स्टोरी में उसकी लाइफ भी काफ़ी दुखों से भरी थी। जैक बताता है कि वो सोफ़ी को जानता है। उसे सोफ़ी के लिए बुरा लगता है क्योंकि लिली कंपाउंड के बच्चों से कहती थी कि कोई भी उसके साथ न खेले। लिली खास तौर पर जैक को सोफ़ी से दूर रहने के लिए कहती थी। एमिली और जैक सोफ़ी की मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं। डॉक्टर फॉस्टर आकर उसे चेक करता है और बताता है कि वो बहुत ज़्यादा दुख और शॉक की वजह से बेहोश हुई है। वो उसे ग्लूकोज देने के लिए क्लिनिक ले जाने लगता है। तभी डॉक्टर फॉस्टर एमिली को देखकर लिटिल ब्लॉसम कहता है। एमिली भी उसे पहचान कर डेव बुलाती है। दोनों इतने साल बाद एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। एमिली को याद आता है कि डेविड फॉस्टर ओरिजिनल एमिली का फॉस्टर ब्रदर है। बचपन में लोग मजाक करते थे कि लिटिल ब्लॉसम आगे चलकर डेविड की चाइल्ड ब्राइड बनेगी। डेविड पहले सोफी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है और बाद में आराम से बात करने को कहता है। एमिली भी मान जाती है। जैक सोफी के पीछे जाना चाहता है, मगर एमिली उसे याद दिलाती है कि उसका स्कूल है। वो जैक को जल्दी स्कूल जाने के लिए कहती है। उधर कंपाउंड में जैक के अब्यूज़ की जांच पूरी हो जाती है। एक ऑफिसर माइकल को बताता है कि कई लोगों के स्टेटमेंट्स लेने के बाद ये कंफर्म हुआ है कि मार्था और उसके हस्बैंड ने सच में बच्चों के साथ गलत बिहेवियर किया था। माइकल पूछता है कि क्या सारा को इस बारे में पता था। ऑफिसर कहता है कि अभी तक सारा के खिलाफ डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है, मगर मार्था और जॉन को जब ले जाया जा रहा था तब दोनों बार बार सारा का नाम ले रहे थे। माइकल बिना किसी हेजिटेशन के कहता है कि रूल्स के मुताबिक मार्था और जॉन को कंपाउंड से बाहर निकाल दिया जाए। दोनों को सामान के साथ वहां से धक्का देकर निकाला जाने लगता है। मार्था चिल्लाकर पूछती है कि उन्हें किस हक से बाहर किया जा रहा है। एमिली को देखते ही उसका गुस्सा उसी पर निकलता है। वो एमिली को गाली देकर कहती है कि उसी की वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हुआ और वो उसे नहीं छोड़ेगी। एमिली भी पीछे नहीं हटती। वो जवाब देती है कि वो भी मार्था और जॉन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसके बाद गार्ड्स दोनों को कंपाउंड से बाहर कर देते हैं। डेविड एमिली से आराम से बैठकर बात करता है। वो कहता है कि इतने साल बाद लिटिल ब्लॉसम न सिर्फ बहुत सुंदर हो गई है, बल्कि उसकी लाइफ भी अच्छी चल रही है। डेविड को लगता है कि एमिली को खुश देखकर उसकी माँ भी चैन से रह सकेगी। वो पूछता है कि क्या एमिली अब परमानेंटली कंपाउंड में रहने वाली है। एमिली साफ बताती है कि नहीं, वो तो माइकल से डिवोर्स लेने के लिए सेंट्रल सिटी आई थी। डेविड हैरान होकर पूछता है कि उसका हस्बैंड कौन है। माइकल कार्टर का नाम सुनते ही उसे पता चलता है कि जिस डार्क और डाउडी विलेज वाइफ की बातें पूरे कंपाउंड में होती हैं, वो असल में एमिली हैं।
डेविड उसे समझाता है कि डिवोर्स लेना सुनने जितना सिंपल नहीं है। वो एमिली से जल्दबाजी न करने और हर बात सोचने के लिए कहता है। फिर एमिली सोफी की हालत पूछती है। डेविड बताता है कि सोफी अभी सो रही है। वो उस बच्ची के लिए परेशान है और सोच रहा है कि सोफी को अडॉप्ट कर ले। एमिली कहती है कि डेविड सिंगल मैन है। अगर वो अकेले एक छोटी लड़की को अडॉप्ट करेगा तो लोग उसके बारे में तरह तरह की गॉसिप करेंगे। डेविड को भी लगता है कि एमिली की बात सही है। तभी एमिली के माइंड में दूसरा प्लान आता है। वो कहती है कि सोफी को वो अडॉप्ट कर लेगी। वो ऑलरेडी मैरिड है और एक बच्चा भी संभाल रही है। एक बच्चे की जगह दो बच्चों को पालने में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। एमिली अंदर ही अंदर सोचती है कि अगर सोफी और जैक भाई बहन बन गए तो शायद ओरिजिनल स्टोरी वाली पेनफुल रिलेशनशिप कभी शुरू ही ना हो। डेविड भी प्लान मान लेता है। वो कहता है कि सोफी के जागने के बाद उसकी मर्जी पूछी जाएगी। सारा फिर माइकल को रोककर सवाल करती है कि उसने मार्था और जॉन को कंपाउंड से क्यों निकाल दिया। अब जैक और लिली की देखभाल कौन करेगा। माइकल कहता है कि एमिली जैक का ध्यान रख सकती है। लिली के लिए सारा खुद वापस आ गई है। इसके बाद वो सीधे सारा से पूछता है कि क्या उसे सच में मार्था और जॉन की करतूतों के बारे में कुछ नहीं पता था। सारा तुरंत हर्ट होने का ड्रामा करती है। वो पूछती है कि क्या माइकल उस पर शक कर रहा है। इतने साल उसने जैक और लिली को कैसे संभाला है। क्या माइकल ने वो सब नहीं देखा। सारा कहती है कि माइकल ने दोनों केयरटेकर्स को निकालकर उसकी रेपुटेशन खराब कर दी। अब कंपाउंड के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे और वो यहाँ कैसे रहेगी। माइकल कहता है कि मार्था और जॉन ने गलत किया था, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिलनी ज़रूरी थी। कंपाउंड में कोई सारा के बारे में गॉसिप नहीं करेगा और उसे वापस घर चले जाना चाहिए। सारा रोते हुए पूछती है कि माइकल उसे गलत समझ रहा है क्योंकि अब उसे एमिली पसंद आने लगी है। वो यहाँ तक पूछ देती है कि क्या माइकल को एमिली से प्यार हो गया है। माइकल पहली बार इस सवाल पर चुप होकर सोचता है। 7 साल पहले की एमिली के मुकाबले आज की एमिली सच में बहुत बदल चुकी है, मगर सारा उसकी खामोशी देखकर और ज़्यादा जल जाती है। वो कहती है कि उसे यकीन नहीं होता माइकल उसके साथ ऐसा कर रहा है। सारा वहां से जाते हुए डिसाइड करती है कि एमिली वाला मामला अभी खत्म नहीं हुआ। सोफी को होश आता है तो एमिली प्यार से उसके पास बैठती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो आंटी के साथ घर चलना चाहेगी। सोफी रोते हुए कहती है कि अब उसका कोई घर नहीं है। एमिली उसका हाथ पकड़कर बताती है कि आज से उसके पास घर भी होगा और फैमिली भी। एमिली उसे अडॉप्ट करना चाहती है। अब जैक उसका ब्रदर होगा और सोफी उनके साथ रह सकती है। एमिली पूछती है कि क्या सोफी को ये मंजूर है। छोटी सोफी तुरंत एमिली को मॉम बुलाती है। वो प्रॉमिस करती है कि पूरी लाइफ एमिली को अपनी सगी माँ मानेगी। वो और उसका भाई बड़े होकर एमिली की देखभाल भी करेंगे। सोफी की बात सुनकर एमिली इमोशनल हो जाती है। वो उसे गुड गर्ल कहकर गले लगा लेती है। एमिली बताती है कि कुछ दिनों में वो मेपल ग्रोव जाकर अडॉप्शन के पेपर्स पूरे करेगी। उसके बाद एमिली डेविड से सोफी की इंजर्ड लेग चेक करने को कहती है। सोफी अभी छोटी है, इसलिए एमिली नहीं चाहती कि उसकी टांग में कोई परमानेंट प्रॉब्लम रह जाए। डेविड उसे भरोसा देता है कि ऑर्थोपेडिक्स उसकी स्पेशलिटी है और वो सोफी का अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा। सोफी अपने अंकल और नई मॉम दोनों को धन्यवाद देती है। वो कहती है कि दोनों उसके अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छे हैं। एमिली उसे शांत करते हुए कहती है कि अब वो उसकी बच्ची है, इसलिए उसका ध्यान रखना एमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेविड भी सोफी को बाहर खाना खिलाने का प्रॉमिस करता है। इसी दौरान माइकल डेविड को डॉक्टर फॉस्टर कहकर याद दिलाता है कि एमिली ऑलरेडी मैरिड है। थोड़ी देर बाद एक मैसेंजर एमिली के पास आता है। वो बताता है कि सेक्रेटरी हेलन ने उसे ऑफिस में बुलाया है। एमिली डेविड से कहती है कि वो सोफी के साथ घर पर उसका इंतज़ार करे। वो ऑफिस जाकर जल्दी लौट आएगी। डेविड कहता है कि वो और सोफी वहीं उसका वेट करेंगे। एमिली मैसेंजर के साथ निकलती है। माइकल भी वहीं मौजूद होता है। उससे पूछा जाता है कि क्या वो उनके साथ घर वापस जा रहा है। माइकल तुरंत कहता है कि वो घर उसी का है। फिर उसे अचानक अपनी माँ का फायरी टेम्पर याद आता है। उसे डर होने लगता है कि अगर उसकी माँ ने सारा की बात सुनकर एमिली को ऑफिस बुलाया है तो कहीं वो एमिली को अकेला पाकर बुली ना करे। माइकल बिना देर किए उनके पीछे चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही एमिली के सामने सेक्रेटरी हेलन बैठी होती हैं, जो असल में माइकल की माँ हैं। मिसेस कार्टर ताना मारती हैं कि एमिली इतने सालों में काफ़ी बदल गई है। अब उसे बुलाने के लिए किसी आदमी को भेजना पड़ता है। तभी वो ऑफिस आती है। एमिली उन्हें देखकर कंफर्म करती है कि सामने बैठी वुमन ही माइकल की माँ है। मिसेस कार्टर उसे ध्यान से देखकर कहती हैं कि एमिली अब ज़्यादा सुंदर होने के साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गई है। तभी माइकल भी ऑफिस में पहुंच जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि एमिली को वहाँ क्यों बुलाया गया। मिसेस कार्टर बताती हैं कि सारा ने उन्हें फ़ोन करके बहुत रोना धोना किया।
सारा का कहना है कि एमिली ने कंपाउंड में पहुंचते ही सब कुछ उलट-पुलट कर दिया और उसे तथा लिली को बुली किया। माइकल बोलने की कोशिश करता है, मगर एमिली उसे रोक देती है। वो मिसेस कार्टर से कहती है कि अगर उनकी बात खत्म हो गई है, तो अब उसकी बात सुनी जाए। सबसे पहले एमिली लिली के राइस वाले मामले की सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसने लिली का खाना खुद नहीं खाया था, बल्कि जैक को दिया था। उनका ग्रैंडसन 7 साल से कंपाउंड में रहकर सारा का बचा हुआ खाना खा रहा था। एमिली पूछती है कि क्या मिसेस कार्टर को इस बात की कोई जानकारी थी। लेफ्टओवर्स की बात सुनकर मिसेस कार्टर चौंक जाती हैं। एमिली फिर मार्था और जॉन की बात करती है। वो बताती है कि दोनों जैक को बार बार मारते थे और कई बार खाना भी नहीं देते थे। जैक की आर्म्स पर आज भी पुराने निशान मौजूद हैं। मिसेस कार्टर तुरंत माइकल से पूछती हैं कि क्या एमिली सच बोल रही है। माइकल मानता है कि उसकी हर बात सच है। इसके बाद एमिली 7 साल पुरानी बात सामने रखती है। वो जानती है कि कार्टर फैमिली उससे नफरत करती है, क्योंकि सबको लगता है कि उसने गलत तरीके से माइकल से शादी की और एक बड़ी फैमिली में एंट्री ले ली। एमिली कहती है कि वो अभी न उस बात से इनकार करेगी और न कोई एक्सप्लेनेशन देगी, लेकिन आज वो एक बात साफ कर रही है। अगर किसी ने फिर उसके बेटे को बुली किया, तो एमिली बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अगर कोई उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, तो एमिली भी उसके लिए वैसी ही प्रॉब्लम खड़ी करेगी। मिसेस कार्टर उसके बोलने के तरीके पर हैरान रह जाती हैं। एमिली कहती है कि उन्हें उसकी बात गलत लगे तो वे उसे डांट सकती हैं, लेकिन वो अपना बिहेवियर नहीं बदलेगी। अपने बेटे के लिए खड़ा होना कोई गलत बात नहीं है। फिर एमिली माइकल और उसके पेरेंट्स पर भी सवाल उठाती है। वो कहती है कि जैक के ग्रैंड पेरेंट्स और फादर में से किसी ने भी इतने साल अपना काम ठीक से नहीं किया। मिसेस कार्टर गुस्से में उसे अपनी लैंग्वेज संभालने को कहती हैं, मगर माइकल बीच में आकर एमिली का साइड लेता है। वो बताता है कि सारा और लिली को एमिली ने बुली नहीं किया और मार्था जॉन को निकालने का डिसीजन भी माइकल का था। अगर ब्लेम करना है तो उसकी माँ उसे ब्लेम करे। एमिली मन ही मन हैरान होती है कि माइकल ने कम से कम इस बार बैकबोन दिखाई। मिसेस कार्टर का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। वो पूछती है कि एमिली इतने समय से कंपाउंड में है, लेकिन जैक को उनसे मिलवाने क्यों नहीं लाई। एमिली कुछ कहती उससे पहले माइकल बताता है कि समय मिलने पर वो और एमिली दोनों जैक को लेकर उनसे मिलने आएंगे। मिसेस कार्टर उन्हें जाने देती हैं। दोनों के जाने के बाद वो मानती हैं कि एमिली का तेज टेम्पर सच में कार्टर फैमिली की डॉटर इन लॉ जैसा है। ऑफिस से बाहर आने के बाद माइकल एमिली से पूछता है कि कहीं उसे हर्ट तो नहीं हुआ। एमिली कहती है कि उसे चोट नहीं लगी, उसे बस उम्मीद नहीं थी कि माइकल अपनी माँ के सामने उसके लिए बोलेगा। माइकल तुरंत कहता है कि वो एमिली को डिफेंड नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ फैक्ट्स बता रहा था। कुछ देर बाद माइकल अपनी गलती मानता है। वो कहता है कि इतने सालों में उसने जैक को पूरी तरह नेग्लेक्ट किया और उसे इसका बहुत रिग्रेट है। अब से वो पूरी कोशिश करेगा कि एक अच्छा फादर बने। फिर वो धीरे से ये भी जोड़ता है कि वो अच्छा हस्बैंड बनने की भी कोशिश करेगा। एमिली उसकी बात वहीं रोक देती है। वो कहती है कि गुड हस्बैंड बनने की ज़रूरत नहीं है, माइकल सिर्फ जैक का ध्यान रखे, वही काफ़ी है। घर पहुंचते ही डेविड एमिली को एमी कहकर बुलाता है और डिनर के लिए तैयार होने को कहता है। माइकल घर में डेविड को इतनी आसानी से घुला मिला देखकर चिढ़ जाता है। डेविड कुकिंग कर रहा होता है, मगर माइकल उसे हटाकर खुद काम करने लगता है। डेविड पूछता है कि कमांडर कार्टर कर क्या रहा है और क्या उसे कुकिंग आती भी है। माइकल मन ही मन डेविड को ओल्ड कूट कहता है और सोचता है कि वो उसकी पीठ पीछे एमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जैक बड़े आराम से कहता है कि अंकल डेव के हिसाब से बॉयज़ को कुकिंग करनी चाहिए और गर्ल्स को बैठकर खाना चाहिए। एमिली इस रूल से पूरी तरह अग्री करती है। वो कहती है कि आज से उनके घर में भी यही रूल रहेगा। माइकल के पास विरोध करने का कोई रीज़न नहीं बचता। वो चुपचाप किचन का काम संभाल लेता है, जबकि एमिली और बच्चे आराम से बैठते हैं। डिनर के दौरान एमिली डेविड को बताती है कि कुछ दिनों में उसे मेपल ग्रोव वापस जाना है। सोफी के अडॉप्शन पेपर्स वहीं पूरे होंगे, इसलिए वो जैक और सोफी दोनों को कुछ दिनों के लिए डेविड की केयर में छोड़ना चाहती है। डेविड तुरंत मान जाता है। वो कहता है कि दोनों बच्चे उसके साथ सेफ रहेंगे। फिर वो एमिली से पूछता है कि क्या उसे उसके साथ चलना चाहिए। एमिली कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो अकेले जा सकती है। तभी माइकल बोलता है कि वो एमिली के साथ जाएगा। एमिली उसे भी साफ मना कर देती है। माइकल इस बार आर्ग्यू नहीं करता और तुरंत फाइन कह देता है। एमिली को उसका इतनी जल्दी मान जाना अजीब लगता है। वो मन ही मन सोचती है कि माइकल ने बिना बहस किए इतनी आसानी से हाँ कैसे कह दी। अगले दिन डेविड का चेहरा चोटों से भरा होता है। एमिली उससे पूछती है कि क्या वो किसी फाइट में पड़ गया था। डेविड बताता है कि पिछली रात घर लौटते समय किसी ने पीछे से उसके सिर पर सैक डाल दिया। उसके बाद उस आदमी ने उसे बुरी तरह पीटा और तुरंत भाग गया। डेविड ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो अटैकर को पहचान नहीं पाया। एमिली पूछती है कि क्या उसने हाल में किसी को ऑफेंड किया था। डेविड सोचते हुए कहता है कि अटैकर की बॉडी और बिल्ड कुछ जानी पहचानी लग रही थी।
अब उसे शक हो रहा है कि वो आदमी माइकल कार्टर हो सकता है। एमिली को समझ नहीं आता कि माइकल बिना किसी वजह डेविड को क्यों मारेगा। वो डेविड से इसकी वजह पूछती है। डेविड सोफी की इंजर्ड लेग चेक करता है। वो बताता है कि ट्रीटमेंट के दौरान उसकी हड्डी सही पोजीशन में कर दी गई थी। अब सोफी को बस आराम की ज़रूरत है। एमिली पूछती है कि क्या इंजरी का कोई निशान रह जाएगा। डेविड भरोसा देता है कि स्कार नहीं रहेगा, क्योंकि उसने सबसे अच्छे स्टिचेस यूज़ किए हैं। एमिली सोफी के लिए लाया सामान रख रही होती है, तभी माइकल वहां पहुंचता है। उसकी नज़र डेविड के हाथ पर पड़ती है, जो एमिली के शोल्डर के पास होता है। बिना सिचुएशन समझे माइकल तुरंत डेविड पर हमला कर देता है। एमिली गुस्से में माइकल को मार देती है और उसे पीछे हटने को कहती है। माइकल शॉक होकर पूछता है कि उसने किसी दूसरे आदमी के लिए उसे मारा। एमिली कहती है कि वो कौन सा दूसरा आदमी बोल रहा है, दोनों वैसे भी डिवोर्स लेने वाले हैं। उसके बाद एमिली जिसके साथ चाहे रहे, माइकल को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डिवोर्स का नाम सुनते ही माइकल का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो 7 साल पुरानी ड्रग वाली बात उठाकर कहता है कि शादी कब करनी है और डिवोर्स कब लेना है। हर डिसीजन सिर्फ एमिली कैसे कर सकती है। माइकल साफ कह देता है कि वो डिवोर्स के लिए अग्री नहीं करेगा। एमिली फिर उससे पूछती है कि उसने डेविड को मारा क्यों। माइकल कहता है कि दोनों बहुत पास खड़े थे और डेविड का हाथ एमिली के शोल्डर पर था। एमिली बताती है कि डेविड उसे सोफी की लेग इंजरी दिखा रहा था। वो खुद गिरने वाली थी, इसलिए डेविड ने बस उसे संभाला था। माइकल के माइंड में जो चल रहा है उसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। डेविड भी माइकल को बताता है कि एवंस फैमिली के एमिली को वापस ले जाने से पहले फॉस्टर फैमिली ने ही उसे पालकर बड़ा किया था। तब जाकर माइकल को समझ आता है कि डेविड एमिली का फॉस्टर ब्रदर है। माइकल पूछता है कि क्या दोनों के बीच वैसी कोई रिलेशनशिप नहीं है जैसा उसने सोचा था। एमिली भड़ककर कहती है कि उसने आज तक माइकल और सारा की क्लोजनेस पर सवाल नहीं किया, जबकि माइकल ने बिना कुछ पूछे डेविड को मार दिया। वो माइकल को ओपिनियनेटेड और डिक्टेटर कहती है। डेविड मजाक में उसे ब्रदर इन लॉ बुलाता है। माइकल तुरंत अपनी गलती समझकर डेविड से कहता है कि बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। एमिली डेविड की चोट पूछती है, फिर माइकल से पूछती है कि वो वहाँ आया ही क्यों था। माइकल बताता है कि एमिली जल्द मेपल ग्रोव जाने वाली है, इसलिए वो उसके लिए कुछ खाने का सामान लाया था। डेविड कहता है कि अब उसे सोफी की सर्जरी की तैयारी करनी है। वो बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है और एमिली माइकल को अकेला छोड़ देता है। माइकल को भी चोट लगी होती है और वो एमिली से ट्रीटमेंट की उम्मीद करता है, मगर एमिली पहले साफ मना कर देती है। वो उसे देखकर कहती है कि क्लिनिक में गौजे मौजूद है, फिर वो कपड़े की स्ट्रिप्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है। माइकल कुछ नहीं कहता। आखिर एमिली खुद उसकी बंडेज ठीक करने लगती है। माइकल उसे पास देखकर शांत बैठा रहता है। तभी डेविड अचानक वापस आ जाता है। दोनों को इतने पास देखकर वो पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। एमिली पलटकर उसे डांटती है कि वो चलते समय आवाज नहीं करता क्या। डेविड सफाई देता है कि वो सिर्फ सोफी की सर्जरी सक्सेसफुल होने की खबर देने आया था, मगर एमिली और माइकल की क्लोजनेस देखकर वो ऑकवर्ड हो जाता है। वो कहता है कि लड़कियां बड़ी होकर आखिर अपना घर बसा ही लेती हैं और हैंडसम चेहरे खतरनाक ट्रैप होते हैं। डेविड के जाने के बाद माइकल पूछता है कि क्या दोनों बंडेज करना कंटिन्यू कर सकते हैं। एमिली जल्दी से काम पूरा करती है और उसे जाने को कहती है। माइकल उसे धन्यवाद देता है। उसके जाने के बाद एमिली खुद को याद दिलाती है कि वो माइकल से डिवोर्स लेने वाली है। सिर्फ उसका हैंडसम चेहरा देखकर अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। एमिली अकेले मेपल ग्रोव जाने के लिए निकलती है। रास्ते में कोई हैंडसम आदमी उसकी मदद करता है, तो एमिली पहले उसे अचानक मिला सेवियर समझती है, मगर पास जाकर देखती है कि वो माइकल है। माइकल उसके पास बैठते हुए कहता है कि वो भी साथ जाएगा। एमिली फिर कहती है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। माइकल इस बार तुरंत ठीक है कह देता है, जैसे उसे कोई फ़र्क ही न पड़े। एमिली को समझ आ जाता है कि माइकल ने पहले से उसके साथ आने का पूरा प्लान बना रखा था। वो एमिली की परमिशन का इंतज़ार ही नहीं कर रहा था। मेपल ग्रोव पहुंचने के बाद माइकल पूछता है कि वे अडॉप्शन पेपर्स पूरे करने आए थे, फिर एमिली उसे किसी दूसरी जगह क्यों लेकर जा रही है। एमिली माइकल को अपनी क्लोथिंग फैक्ट्री ले आती है। वहां पहुंचते ही कर्मचारी खुशी से डायरेक्टर एमिली कहकर उसका स्वागत करते हैं। माइकल चौंक कर पूछता है कि क्या एमिली ने सच में अपनी क्लोथिंग फैक्ट्री खोली है। फैक्ट्री के लोग माइकल की पहचान पूछते हैं, तो वो बिना देर किए कहता है कि वो एमिली का हस्बैंड माइकल कार्टर है। एक एम्प्लॉय हैरानी जताता है कि डायरेक्टर एमिली का हस्बैंड भी है, उसने तो हमेशा एमिली को सिंगल समझा था। माइकल तुरंत कहता है कि वो काम में बिजी रहने की वजह से एमिली को समय नहीं दे पाया और अब उसे इस बात का गिल्ट है। लोग दोनों को ब्यूटीफुल कपल कहते हैं। इसके बाद एमिली डायरेक्टर फ्लेचर से पिछले 2 महीनों की रिपोर्ट्स मांगती है। फ्लेचर बताता है कि पिछले महीने सेल्स अच्छी थी, लेकिन इस महीने आधी भी नहीं हुई।
एमिली रिपोर्ट देखकर कहती है कि सेल्स गिरना नॉर्मल है, क्योंकि अभी स्प्रिंग से समर का ट्रांजिशन चल रहा है। स्प्रिंग और ऑटम वाले कपड़ों की डिमांड कम है। अच्छी बात यह है कि एमिली कुछ दिनों के लिए वापस आई है, इसलिए वो नए कपड़ों के डिज़ाइंस तैयार कर देगी। माइकल को पहली बार पता चलता है कि एमिली सिर्फ फैक्ट्री की ओनर नहीं, बल्कि अपने डिज़ाइंस भी खुद बनाती है। वो मानता है कि उसने हमेशा दूसरों की बातों पर भरोसा किया और अपनी वाइफ को सच में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। फैक्ट्री के बाद एमिली सेक्रेटरी चैम्बर्स के पास पहुंचती है। सेक्रेटरी उसे देखकर पूछता है कि वो तो बेस डिवोर्स लेने गई थी, फिर माइकल को साथ लेकर कैसे लौट आई? क्या डिवोर्स नहीं हो पाया? एमिली जवाब देती। उससे पहले माइकल कह देता है कि वे डिवोर्स नहीं ले रहे और दोनों के बीच सब अच्छा चल रहा है। सेक्रेटरी चैम्बर्स माइकल को देखकर कहता है कि एमिली बहुत अच्छी लड़की है। अगर दोनों साथ रह रहे हैं तो माइकल को उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एमिली वहां आने का असली रीज़न बताती है। वो सोफ़ी नाम की एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहती है और उसकी रेजिडेंसी मेपल ग्रोव में रजिस्टर करवानी है। सेक्रेटरी चैम्बर्स उसे समझाता है कि आजकल बच्चा पालना आसान नहीं है। एक बार सोफ़ी की रेजिडेंसी विलेज में रजिस्टर हो गई तो बाद में सिटी ट्रांसफ़र कराना आसान नहीं होगा। वो ये बात खास तौर पर इसलिए कहता है क्योंकि सोफ़ी एक लड़की है। एमिली उसे भरोसा देती है कि वो सोफ़ी को अच्छे से पाल सकती है और उसके खर्च की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेफरल लेटर मौजूद होने की वजह से सेक्रेटरी पेपर वर्क करने के लिए अग्री हो जाता है। वो उसी समय फॉर्म भरना शुरू कर देता है। इसके बाद एमिली और माइकल की मुलाकात मेयर ग्रीन से होती है। मेयर एमिली को देखकर खुशी जताता है और उसके साथ खड़े माइकल के बारे में पूछता है। माइकल खुद आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एमिली का हस्बैंड माइकल कार्टर है। आसपास खड़े विलेजर्स हैरान होकर बातें करने लगते हैं। सबको तो पता था कि एमिली सेंट्रल सिटी डिवोर्स लेने गई थी, मगर वो हस्बैंड को साथ लेकर वापस आ गई। विलेजर्स माइकल की पर्सनैलिटी देखकर कहते हैं कि कमांडर कार्टर काफ़ी हैंडसम और शार्प हैं। एमिली के साथ दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। मेयर ग्रीन भी सीधे पूछता है कि एमिली डिवोर्स लेने गई थी, फिर अब क्या हुआ? माइकल खुद जवाब देता है कि पहले गलती उसकी थी। वो इस बार एमिली के साथ इसलिए आया है क्योंकि अब वो उसके साथ अच्छी लाइफ जीना चाहता है। मेयर उसकी बात सुनकर खुश होता है। वो कहता है कि यंग कपल्स के बीच प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उन्हें मिलकर हैंडल किया जा सकता है। फिर वो माइकल को बताता है कि एमिली ने मेपल ग्रोव में काफ़ी मुश्किलें अकेले संभाली हैं, मगर कभी किसी से शिकायत नहीं की। कि विलेजर्स भी माइकल से कहते हैं कि वो एमिली को अच्छी तरह रखे। माइकल सबके सामने प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा। एमिली के वापस आने की खबर सुनकर गांव की कई विमेन अपने बनाए प्रोडक्ट्स लेकर पहुंच जाती हैं। कोई हेयर क्लिप्स लाई है तो कोई एमिली के दिए पैटर्न से तैयार किए क्लॉथ शूज़। एमिली सबका सामान एक एक करके चेक करती है और पेमेंट कैलकुलेट करती है। रेड क्लिप्स के 3 सेंट्स पर पीस के हिसाब से 100 क्लिप्स के $3 होते हैं। वो किसी को 3 और किसी को $4 देती है। सभी वुमेन पैसे लेकर खुश हो जाती हैं। एक वुमन एमिली और माइकल को डिनर पर बुलाती है। वहां से निकलते समय माइकल सामान उठाने के लिए आगे आता है। एमिली पहले कहती है कि वो खुद उठा सकती है, मगर फिर सोचती है कि फ्री लेबर मिल रही है तो यूज़ कर लेना चाहिए। वो सारा भारी सामान माइकल को पकड़ा देती है और खुद आराम से आगे चलने लगती है। रात होने पर एमिली माइकल को बताती है कि गेस्ट हाउस ईस्ट साइड में है और वो वहां जाकर सो सकता है, मगर माइकल कहता है कि वो इसी कमरे में समहाउ रात काट लेगा। एमिली उसे याद दिलाती है कि कमरे में केवल एक बेड है। माइकल कहता है कि एमिली बेड पर सो जाए और वो फ्लोर पर सो जाएगा। एमिली बताती है कि फ्लोर काफ़ी हार्ड है और सुबह उसके पूरे बॉडी में दर्द होगा। माइकल कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसकी फ़िटनेस काफ़ी अच्छी है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमिली भी कहती है कि फिर उसकी मर्ज़ी। एमिली रात में बैठकर क्लोथिंग डिज़ाइंस बनाने लगती है। माइकल उसके पास आकर कहता है कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस चुपचाप उसे काम करते देखेगा। वो मानता है कि इतने सालों में एमिली न सिर्फ सुंदर हुई है, बल्कि उसने बहुत कुछ सीखा भी है। एमिली देखती है कि माइकल कुछ बोलता है और उसके एक्शंस कुछ अलग बताते हैं। एमिली को काम करते देखते हुए माइकल कहता है कि ऐसी लाइफ सच में अच्छी है और पूछता है कि क्या वे डिवोर्स का प्लान छोड़ सकते हैं। वो एमिली से पूछता है कि क्या वे डिवोर्स का प्लान छोड़ सकते हैं, लेकिन इसी बीच सुबह सेक्रेटरी चैम्बर्स दरवाजा खटखटाते हुए एमिली को पुकारने लगता है। माइकल उसे वापस सोने को कहता है और खुद बाहर देखने जाता है। सेक्रेटरी चैम्बर्स दोनों की हालत देखकर सिचुएशन का गलत मतलब निकाल लेता है। वो हंसकर कहता है कि यंग लोगों की बात वो समझता है और अगर पहले पता होता तो थोड़ा देर से आता। फिर वो सोफ़ी के पेपर्स एमिली को देता है।
काउंटी से भी अप्रूवल मिल चुका है और आज से सोफी ऑफिशियली एमिली की बेटी है। एमिली उसका धन्यवाद करती है। जाते जाते सेक्रेटरी चैम्बर्स दोनों को खुश रहने की सलाह देता है। फिर माइकल को देखकर एक और गलत अंदाज़ा लगाता है। वो कहता है कि माइकल को अपनी स्टैमिना पर काम करने की ज़रूरत है, अभी वो यंग है, इसलिए होप बाकी है, मगर डॉक्टर से प्रॉब्लम छिपानी नहीं चाहिए। सेक्रेटरी के जाते ही एमिली समझ जाती है कि उसने माइकल के बारे में क्या सोच लिया। वो गुस्से में पूछती है कि माइकल ने ऐसा क्या किया। माइकल भी चिल्लाकर कहता है कि वो बिल्कुल फाइन है और उसमें कोई कमी नहीं है। एमिली उसे क्रेजी कहती है कि अगर सब ठीक है तो इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहा है। दोनों के बीच ऑकवर्ड बहस शुरू हो जाती है। एमिली पेपर संभाल कर बाहर जाने लगती है। माइकल पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। एमिली बताती है कि फैक्ट्री में नए डिज़ाइंस देने हैं। माइकल तुरंत कहता है कि वो भी साथ चलेगा। एमिली उसे अजीब नज़रों से देखती है, लेकिन माइकल फिर भी पीछे चलता रहता है। एमिली मन ही मन उसे वियर्डो कहती है और फैक्ट्री की तरफ निकल जाती है। फैक्ट्री में नए डिज़ाइंस देखकर स्टाफ एमिली की तारीफ करते नहीं थकता। वे उसे फैक्ट्री की सेवियर तक कह देते हैं। उनके मुताबिक ये नए कपड़े सिर्फ ड्यूरेबल नहीं हैं, बल्कि उनमें कुछ स्मार्ट चेंजेस भी किए गए हैं। डिज़ाइंस प्रैक्टिकल होने के साथ ऐसे हैं कि कस्टमर्स उन्हें आसानी से याद रखेंगे। सेंट्रल सिटी लौटने पर जैक और सोफ़ी दौड़कर एमिली के पास आते हैं। दोनों उसे मॉमी कहकर वेलकम करते हैं। एमिली भी उन्हें अपने बेबीज़ कहकर गले लगाती है। वो सोफ़ी से पूछती है कि उसकी लेग में अभी पेन है या नहीं। सोफ़ी प्यारा सा जवाब देती है कि मॉम को देखते ही उसका पेन ख़त्म हो गया। एमिली उसकी लेग पर प्यार से फूंक मारती है। जैक अपने डैड की धीमी प्रोग्रेस देखकर परेशान है। वो सोचता है कि अगर माइकल ने जल्दी एमिली को नहीं मनाया तो वो फिर मदरलेस चाइल्ड बन जाएगा। सोफ़ी कहती है कि अंकल डेव उसे काफ़ी देर से उठाए हुए हैं, इसलिए अब एमिली उसे कैरी करे। एमिली सोफ़ी को लेने जाती है, मगर माइकल आगे बढ़कर उसे खुद गोद में उठा लेता है। जैक तुरंत अपने डैड की हेल्प करता है। वो कहता है कि डैडी स्ट्रांग हैं, इसलिए सोफ़ी को वहीं उठाएंगे। सोफ़ी भी डैडी कहकर माइकल को एक्सेप्ट कर लेती है। माइकल जानबूझकर डेविड से कहता है कि वो एमिली का बाकी सामान उठा ले। फिर वो एमिली को एमी बुलाता है। एमिली तुरंत पूछती है कि उसे ये नाम किसने यूज़ करने दिया। जैक जल्दी से मॉम डैड दोनों को घर चलने के लिए कहता है। माइकल सोफ़ी को गोद में लेकर एमिली के साथ आगे बढ़ जाता है। डेविड पीछे सामान लेकर चलता है और समझ जाता है कि माइकल ने ये सब जानबूझकर किया। घर पहुंचने के बाद एमिली क्लेयर को अपने पास बुलाती है। वो सीधे पूछती है कि क्या क्लेयर उसके साथ पैसे कमाना चाहती है। क्लेयर कहती है कि अब एमिली ने उसके काम की बात की है। एमिली उसे अपने बनाए छोटे प्रोडक्ट्स दिखाती है। क्लेयर पूछती है कि इतना सामान कहाँ से आया और मानती है कि सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। मिली बताती है कि उसने अपनी शुरुआत ऐसे ही प्रोडक्ट्स बेचकर की थी। स्ट्रीट पर सामान बेचना कुछ लोगों को एम्बैरेसिंग लग सकता है, लेकिन इसमें अच्छा प्रॉफिट है। अब डिसीजन क्लेयर को लेना है कि वो अपना प्राइड साइड में रखकर काम कर सकती है या नहीं। क्लेयर कहती है कि एमिली उसे कम समझ रही है। जब तक काम में मर्डर, आग लगाना या कोई इमोरल चीज़ शामिल नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए तैयार है। एमिली अगले दिन क्लेयर को मॉल जाकर इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पता करने को कहती है। वापस आने के बाद एमिली पूरा सामान उसे दे देगी। क्लेयर खुशी से अग्री करके कहती है कि अब से वो एमिली को फॉलो करेगी। पास खड़ा माइकल उनकी बात सुन लेता है। उसे समझ आता है कि एमिली सिटी में अपना नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रही है। माइकल एमिली को बताता है कि वो अगले दिन अपने घर जा रहा है। उसे उम्मीद होती है कि एमिली शायद उसे रोकेगी या कम से कम पूछेगी कि वो क्यों जा रहा है, लेकिन एमिली बड़ी कैजुअली कहती है कि वो जाना चाहता है तो चला जाए। उसे ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी। माइकल उसकी तरफ डिसअपॉइंटेड नज़रों से देखता है। एमिली पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। माइकल कुछ कहे बिना वहाँ से हट जाता है। इसी दौरान कोई एमिली को सिटी में देख लेता है। वो हैरान होता है कि एमिली अब सेंट्रल सिटी में रह रही है। क्लेयर अपना पहला दिन पूरा करके वापस आती है। एमिली उसे देखकर जैक को पहले घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे क्लेयर से बिजनेस की बात करनी है। क्लेयर एक्साइटमेंट में बताती है कि सारा सामान बिक गया। वो एमिली से टोटल अर्निंग गेस करने को कहती है और फिर खुद ही बताती है कि सेल से $37 आए। एमिली भी अमाउंट सुनकर खुश होती है। क्लेयर बताती है कि टोटल प्रॉफिट $27 रहा और अपना हिस्सा निकालने के बाद उसने एक ही दिन में $60 कमाए। इतनी अर्निंग देखकर क्लेयर एमिली को अपनी सेवियर कहती है। एमिली उसके काम की तारीफ करती है, मगर पास छिपा एवंस फैमिली का एक मेंबर पूरी बातचीत सुन रहा होता है। उसे गुस्सा आता है कि एमिली सिटी में पैसा कमा रही है, अच्छी लाइफ जी रही है और अपनी बायोलॉजिकल फैमिली को कुछ नहीं दे रही। क्लेयर कहती है कि अगले दिन वो और जल्दी आएगी और ज़्यादा सामान लेकर जाएगी। मॉल के नीचे कस्टमर्स ने प्रोडक्ट्स हाथों हाथ खरीद लिए थे। एमिली भी और स्टॉक तैयार करने के लिए मान जाती है। ये सब सुनने के बाद वो ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि तुरंत एवंस फैमिली को जाकर एमिली के बिजनेस की खबर देनी
देनी चाहिए। अगले दिन क्लेयर मॉल के पास सामान बेच रही होती है। भी एमिली की बायोलॉजिकल मदर और उसका ब्रदर एडवर्ड वहां पहुंच जाते हैं। वे क्लेयर को धक्का देकर पूरा सामान उठाने लगते हैं। क्लेयर मदद के लिए चिल्लाती है और लोगों से रॉबर्स पकड़ने को कहती है। एडवर्ड उसे गाली देकर धमकाता है कि अगर उसने दोबारा आवाज उठाई तो वो उसे फिर थप्पड़ मारेगा। क्लेयर कहती है कि वे दिन दहाड़े रॉबरी कर रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। वो उनसे अपना सामान वापस मांगती है। मिसेस एवंस बड़ी बेशर्मी से कहती है कि इसमें रॉबरी जैसी कोई बात नहीं है। ये प्रोडक्ट्स उसकी बेटी एमिली के हैं और एमिली की हर चीज़ एवंस फैमिली की है, इसलिए वे अपना ही सामान वापस ले रहे हैं। वो क्लेयर से कहती है कि एमिली को मैसेज दे देना, कल तक बाकी सारा सामान ठीक से तैयार करके खुद एवंस फैमिली के घर पहुंचा दे। अगर एमिली ने ऐसा नहीं किया तो उसे इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वे क्लेयर का पूरा स्टॉक लेकर वहां से चले जाते हैं। एमिली घर पर क्लेयर का इंतज़ार कर रही होती है। क्लेयर आमतौर पर इस समय तक वापस आ जाती थी, लेकिन आज उसका कोई पता नहीं होता। एमिली को डर लगता है कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम न हो गई हो। वो माइकल से घर पर रहने को कहती है और खुद क्लेयर को ढूंढने निकलती है। तभी सामने से क्लेयर आती दिखाई देती है। उसकी हालत देखकर एमिली तुरंत पूछती है कि क्या हुआ। क्लेयर रोते हुए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि सब सामान चला गया और वो उसे बचा नहीं पाई। एमिली पूछती है कि किसने किया। क्लेयर बताती है कि उसकी मदर और ब्रदर एडवर्ड ने सारा स्टॉक छीन लिया। एमिली का गुस्सा भड़क जाता है। कहती है कि उसने अभी तक एवंस फैमिली से पुराना हिसाब नहीं मांगा था, लेकिन वे खुद उसके सामने ट्रबल खड़ी करने आ गए। एमिली उन्हें ऐसे जानवर कहती है जो प्रॉफिट के लिए अपनी बेटी तक को बेच सकते हैं। चूंकि वे उससे मिलना चाहते हैं, एमिली डिसाइड करती है कि इस बार उनके घर जाकर सारे पुराने और नए हिसाब एक साथ क्लियर करेगी। माइकल भी साथ चलने की बात करता है। एमिली पहले मना करती है, लेकिन माइकल कहता है कि उसके सामने एवंस फैमिली कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगी। एमिली आखिर उसे साथ आने देती है। उधर एवंस फैमिली के घर ग्रेस चोरी किए गए प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही होती है। वो अपने भाई एडवर्ड से पूछती है कि सामान उस पर कैसा लग रहा है। एडवर्ड उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी सिस्टर हर चीज़ में अच्छी लगती है। फैमिली सोचती है कि क्लेयर इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छे प्राइस पर बेच रही थी, इसलिए ग्रेस भी इन्हें बेच सकती है, मगर ग्रेस साफ मना कर देती है। वो सिटी मॉल में सेल्स क्लर्क है और उसकी सिक्योर जॉब है। स्ट्रीट पर सामान बेचना उसके लेवल का काम नहीं है। तभी फैमिली एक नया प्लान बनाती है। वे डिसाइड करते हैं कि एमिली जब पैसे और बाकी सामान देने आएगी तो उससे एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा। एग्रीमेंट के मुताबिक एमिली बिजनेस करती रहेगी, लेकिन उसकी अर्निंग का एक एक पैसा एवंस फैमिली को देना होगा। सबको ये प्लान पसंद आता है और तुरंत अग्रीमेंट तैयार करने की बात होने लगती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर माइकल और एमिली पहुंचते हैं। घर के बाहर खड़ा माइकल अंदर मौजूद फैमिली को देखकर कहता है कि उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल बेटी को कंट्री साइड में सड़ने के लिए छोड़ दिया और अडॉप्टेड बेटी को सिटी में आराम की लाइफ दी। उसके हिसाब से ये लोग पूरी तरह ट्रैश हैं। एवंस फैमिली माइकल को पहचानती नहीं और उससे दरवाज़ा छोड़ने को कहती है। माइकल उन्हें हटाकर अंदर चला जाता है। अंदर बैठी एमिली को पहले कोई पहचान नहीं पाता। फिर अचानक मिसेस एवंस उसका नाम लेती है। सभी हैरान है कि गांव की वही भारी और साधारण एमिली इतनी सुंदर कैसे हो गई। एमिली ताना मारते हुए पूछती है कि कम से कम वे उसे पहचान तो पाएं। मिसेस एवंस पुरानी आदत के मुताबिक हाथ उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एमिली उसका हाथ रोक लेती है। वो पूछती है कि 7 साल बाद भी उसकी माँ को सिर्फ लोगों पर हाथ उठाना ही आता है क्या। मिसेस एवंस उसे गाली देकर घुटनों पर बैठने को कहती है। ग्रेस बीच में आकर स्वीट बनने का ड्रामा करती है। वो कहती है कि एमिली भले फैमिली के साथ बड़ी नहीं हुई, मगर उसे एवंस फैमिली के मैनर्स नहीं भूलने चाहिए। मिस्टर एवंस भी एमिली को समझाने का नाटक करता है कि उसकी मदर और ब्रदर सिर्फ उसका अच्छा चाहते हैं। अगर एमिली घुटनों पर बैठकर पनिशमेंट स्वीकार कर ले तो फैमिली उसे माफ़ कर देगी। एमिली फैमिली शब्द सुनकर हंसती है। वो कहती है कि ये सभी आज भी सही गलत का फ़र्क न समझने वाले फूल्स हैं। मिसेस एवंस एमिली को अनग्रेटफुल कहती है। वो दावा करती है कि इतनी कोशिश करके उसे विलेज से वापस एवंस फैमिली लाई गई थी और एमिली उसी का ये रिजल्ट दे रही है। एमिली पूछती है कि क्या उन्होंने कभी उसे पाला था। उसे उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने पुअर विलेज में बड़ा किया था। फैमिली उसे वापस सिर्फ इसलिए लाई थी ताकि वो ग्रेस की मेड बनकर रहे। इसके बाद एमिली 7 साल पुराना बड़ा सच बोलती है। वो कहती है कि इवंस फैमिली ने प्लान बनाकर उसे कार्टर फैमिली को बेच दिया ताकि पूरा इवंस फैमिली सिटी वापस आकर लग्जरियस लाइफ जी सके। माइकल ये सुनकर समझ जाता है कि 7 साल पहले एमिली और उसके साथ जो हुआ उसके पीछे इवंस फैमिली का सेटअप था। मिसेस एवंस फिर एमिली को मारने दौड़ती है, मगर इस बार एमिली उसे थप्पड़ मार देती है। मिसेस एवंस शॉक होकर कहती है कि एमिली ने अपनी जन्म देने वाली माँ को मारा है। एमिली पूछती है कि क्या कोई असली माँ अपनी बायोलॉजिकल बेटी को 10 साल विलेज में छोड़कर अडॉप्टेड बेटी को अपने पास रखती है। क्या कोई माँ अपनी बेटी को किसी फैमिली के हाथ बेच देती है। ऐसी वुमन सिर्फ जन्म देने से माँ नहीं बन जाती,
मिस्टर एवंस सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मदर से गलती हुई और एमिली ने अपना गुस्सा निकाल लिया, इसलिए अब पैसे की बात होनी चाहिए। एमिली कार्टर फैमिली में शादी करके अच्छी लाइफ जी रही है, तो उसे अपने बायोलॉजिकल फैमिली को नहीं भूलना चाहिए। वो चोरी किए प्रोडक्ट्स को फैमिली की प्रॉपर्टी बताकर कहता है कि उनसे होने वाला प्रॉफिट भी उन्हीं का होगा। एमिली उसे बीच में रोककर पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है वो नेगोशिएशन करने आई है। एमिली साफ कहती है कि जो सामान उन्होंने क्लेयर से छीना है वो तुरंत वापस किया जाए। ग्रेस फिर फेक काइंडनेस दिखाती है। वो पेरेंट्स से कहती है कि सामान वापस कर देना चाहिए, क्योंकि एमिली अब पहले वाली एल्डर्स का रिस्पेक्ट करने वाली सिस्टर नहीं रही। आगे से सभी को उसके आसपास डर कर रहना पड़ेगा। एडवर्ड गुस्से में एमिली को लेसन सिखाने आगे आता है, मगर माइकल बीच में आकर उसे रोक देता है। एडवर्ड चिल्लाता है कि ये उनके फैमिली का प्राइवेट मैटर है। माइकल जवाब देता है कि एमिली उसकी वाइफ है, इसलिए एमिली का मैटर उसका भी मैटर है। माइकल एडवर्ड को पकड़ लेता है। एमिली उससे पूछती है कि उसने क्लेयर को किस हाथ से मारा था। एडवर्ड उल्टा एमिली पर हमला करने की कोशिश करता है। एमिली उसका वही हाथ पकड़कर उसे जोरदार जवाब देती है। मिसेज एवंस और ग्रेस पुलिस बुलाने की धमकी देती हैं। माइकल कहता है कि वे बेकार चिल्ला रहे हैं, उनके अपने हिसाब से ये फैमिली मैटर है, इसलिए पुलिस भी आसानी से बीच में नहीं आएगी। फिर मिस्टर एवंस माइकल से कंप्लेंट करता है कि एमिली अपनी माँ और भाई को मार रही है और एक कमांडर होकर वो कुछ नहीं कर रहा। माइकल कहता है कि एमिली का उन्हें मारना गलत हो सकता है, लेकिन सामान उन्होंने पहले चुराया था। अगर पूरी बात बाहर गई तो ट्रबल एवंस फैमिली के लिए ज़्यादा होगी। एमिली अपना पूरा सामान वापस लेती है और वार्निंग देती है कि अगली बार किसी ने उसकी चीज़ों को हाथ लगाया तो वो पछताएगा। माइकल सामान उठाने में उसकी मदद करता है और दोनों घर से निकल जाते हैं। बाहर आकर माइकल पूछता है कि उसने कैसा हैंडल किया। एमिली कहती है कि बुरा नहीं था। माइकल इसी मौके पर उसे अगले दिन जैक के साथ अपने पेरेंट्स के घर चलने के लिए कहता है। एमिली मान जाती है। माइकल उससे एक और बात कहता है कि आगे से ऐसी जगह अकेले ना आए। एमिली याद दिलाती है कि आज भी माइकल अपनी मर्जी से उसके पीछे आया था। माइकल कहता है कि उसका मतलब है एमिली कभी भी ऐसे लोगों का सामना अकेले ना करे। एमिली उसकी बात समझकर हाँ कर देती है। अगले दिन माइकल, एमिली और जैक कार्टर फैमिली के घर पहुंचते हैं। मिस्टर कार्टर दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। माइकल को देखकर वे खुशी से उसे अंदर बुलाते हैं। उनकी नज़र एमिली पर पड़ती है तो वे मन ही मन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्होंने तो सुना था कि उनकी डॉटर इन लॉ बहुत बदसूरत और किसी के सामने ले जाने लायक नहीं है, मगर सामने खड़ी एमिली बेहद सुंदर होती है। माइकल अपने फादर से कहता है कि यही उसकी वाइफ एमिली हैं। मिस्टर कार्टर तुरंत जैक को प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं कि उनका बड़ा बच्चा फिर लंबा हो गया है। वो जैक को गले लगा लेते हैं। घर के अंदर मिस्टर कार्टर ने तरह तरह की चीज़ें तैयार की होती हैं। वो बताते हैं कि उन्हें नहीं पता था एमिली को क्या पसंद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब बना दिया। अब वो अपने घर आई है, इसलिए जो चाहे खा सकती है। एमिली रिस्पेक्टफुली उन्हें अंकल कहती है और किचन में हेल्प करने की ऑफ़र देती है। लेकिन मिस्टर कार्टर उसी शब्द पर रुक जाते हैं। वो पूछते हैं कि एमिली ने उन्हें क्या बुलाया। एमिली समझकर उन्हें डैड कहती है। मिस्टर कार्टर तुरंत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब बात सही हुई। माइकल एमिली से कहता है कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है। मिस्टर कार्टर भी बताते हैं कि कार्टर फैमिली में विमेन से घर के सारे काम नहीं करवाए जाते। अब माइकल वापस आया है तो अंदर बाहर का पूरा काम उसी से करवाया जाए। वो एमिली को कहते हैं कि माइकल पर बिल्कुल रहम न करे। माइकल भी अपने फादर की बात मानकर कहता है कि एमिली सब काम उसके ऊपर छोड़ सकती है। तभी मिसेस कार्टर घर आती हैं। माइकल उन्हें मॉम कहकर बुलाता है। वो ठंडे अंदाज में कहती हैं कि आखिर बेटे को घर आने का समय मिल ही गया। माइकल तुरंत बताता है कि एमिली अभी अभी पहुंची है और उसने पानी तक नहीं पिया। मिसेस कार्टर ज़्यादा रिएक्शन दिए बिना सभी को खाना खाने के लिए कहती हैं। माइकल एमिली को धीरे से समझाता है कि उसकी माँ सिर्फ ऊपर से सख्त बातें करती हैं और उसे उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। डिनर के समय जैक अपनी ग्रैंड माँ को एमिली की तरफ से लाया स्पेशल गिफ्ट देता है। मिसेस कार्टर गिफ्ट एक्सेप्ट करके जैक को धन्यवाद देती हैं। माइकल उनसे आउटफिट ट्राई करने को कहता है, क्योंकि एमिली ने उसे काफ़ी मेहनत से बनाया है। मिसेस कार्टर ड्रेस पहनकर बाहर आती हैं तो सब उसकी तारीफ करते हैं। माइकल कहता है कि ये आउटफिट बिल्कुल उनके लिए ही बनाया गया लगता है, मगर मिसेस कार्टर कहती हैं कि ड्रेस बस ठीक है, असल में वो खुद उसे सुंदर बना रही हैं। एमिली मन ही मन नाराज़ हो जाती है कि उसकी इतनी अच्छी डिज़ाइन को बस ठीक कैसे कहा जा सकता है। माइकल उसे शांत करता है और कहता है कि उसकी माँ का बोलने का तरीका ऐसा ही है।
इसी बीच मिसेस कार्टर एमिली को एक प्रॉपर्टी डीड देती हैं। वो बताती हैं कि ये असल में एमिली का वेडिंग गिफ्ट था। अगर एवंस फैमिली ने शादी के बाद महीनों तक झगड़ा करके कार्टर फैमिली की लाइफ खराब न की होती तो वो डीड एमिली को बहुत पहले मिल जाती। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम मिलते ही एमिली का मूड पूरी तरह बदल जाता है। वो खुशी में मिसेस कार्टर को अपनी रियल मॉम कहकर गले लगा लेती है। मिसेस कार्टर उसे हटाते हुए कहती हैं कि बस वो और माइकल अच्छी लाइफ जिएं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। एमिली भी उनसे पूछती है कि क्या उन्हें उसका बनाया ड्रेस पसंद आया। अगर पसंद आया है तो चारों सीजन्स के कपड़े एमिली की तरफ से रहेंगे। मिसेस डॉट कार्टर आखिर कहती हैं कि एमिली में कम से कम कॉन्शाइंस तो है। इसके बाद सभी डिनर करने बैठ जाते हैं। एमिली प्रॉपर्टी डीड को बार बार देखकर खुश हो रही होती है तो मिसेस कार्टर उसे डीड छोड़कर खाना खाने के लिए कहती हैं। कार्टर फैमिली डिनर कर रही होती है। तभी बाहर से सारा की आवाज़ आती है। वो माइकल को देखकर कहती है कि वो भी यहाँ मौजूद है। सारा अपने साथ कुछ फ्रूट्स लाई है और कहती है कि ये माइकल के पेरेंट्स के लिए हैं। मगर माइकल उसे अंदर बुलाने के बजाय फ्रूट्स वापस ले जाने को कहता है। वो साफ बोलता है कि आज फैमिली बिजी है और सारा का आना सही समय पर नहीं हुआ। सारा थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहती है कि वो बस रास्ते से गुजर रही थी। फ्रूट्स देने के बाद तुरंत चली जाएगी। लेकिन मिस्टर कार्टर भी पोलाइटली उसका गिफ्ट लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि फैमिली अभी डिनर कर रही है, इसलिए सारा किसी और दिन आ सकती है। सारा की नज़र अंदर बैठी एमिली पर पड़ती है, मगर उसे फिर भी एंट्री नहीं मिलती। उसके जाने के बाद एमिली पूछती है कि दरवाजे पर कौन था। मिस्टर कार्टर बड़े आराम से जवाब देते हैं कि वो बस एक नेबर थी। सारा बाहर खड़ी ये सब सुन लेती है। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि कार्टर फैमिली के लिए कभी इंपॉर्टेंट रहने वाली सारा अब सिर्फ एक नेबर बन गई है। वो इस पूरे बदलाव का ब्लेम एमिली पर डालती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सारा अब एमिली के खिलाफ कोई नया रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ लोग उसके पास आकर बताते हैं कि जिस बात की उसने जांच करने को कहा था उसमें उन्हें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वे बताते हैं कि एमिली और क्लेयरवुड सिटी मॉल के बाहर किसी तरह का ट्रेडिंग बिजनेस चला रही हैं। उनके हिसाब से ये इलीगल ट्रेडिंग हो सकती है। उस समय ऐसे बिजनेस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता था। हो सकती है उस समय ऐसे बिजनेस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता था। पकड़े जाने पर कभी वार्निंग मिलती तो कभी स्पेकुलेशन के चार्ज में फाइन और जेल तक हो सकती थी। ये सुनते ही सारा को लगता है कि फाइनली उसे एमिली की कोई बड़ी कमजोरी मिल गई है। वो उन लोगों से कहती है कि एमिली और क्लेयर पर लगातार नज़र रखें। कुछ दूरी पर एमिली और क्लेयर अपनी सेल्स कंप्लीट करके पैसे गिन रही होती हैं। सारा उन्हें देखकर मन ही मन कहती है कि आखिर उसने एमिली को पकड़ लिया। इस बार वो उसे ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि एमिली आसानी से संभल नहीं पाएगी। अगले दिन क्लेयर अपना सामान लेकर कस्टमर्स का इंतज़ार कर रही होती है। तभी दो ऑफिसर्स उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या वो कॉमरेड क्लेयर है। क्लेयर अपनी पहचान कंफर्म करके पूछती है कि क्या काम है। ऑफिसर्स तुरंत कहते हैं कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है। क्लेयर शॉक में पूछती है कि आखिर उसने किया क्या है। ऑफिसर्स उसके सारे प्रोडक्ट्स उठाने लगते हैं। क्लेयर उन्हें रोक कर कहती है कि ये सामान उसने अपने पैसे देकर खरीदा है, मगर वे उसकी एक नहीं सुनते। सारा स्टॉक कॉन्फिस्केट करके क्लेयर को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एमिली घर पर होती है। दरवाज़ा खुलते ही ऑफिसर्स अंदर आ जाते हैं। एमिली पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। ऑफिसर बताता है कि किसी ने एमिली के खिलाफ इलीगल ट्रेडिंग की रिपोर्ट की है और अब उसे ऑफिशियली अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद वे घर में रखा बिजनेस का सारा सामान भी कॉन्फिस्केट करने लगते हैं। एमिली कहती है कि ये स्टोलन गुड्स नहीं है और हर प्रोडक्ट का लीगल सोर्स मौजूद है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि वो अपनी सफाई पुलिस स्टेशन में दे सकती है। मिली को समझ आता है कि इस बार सिचुएशन सच में सीरियस है। उसे ऑफिसर्स के साथ स्टेशन जाना पड़ता है। उधर माइकल घर पर जैक और सोफी के साथ होता है। जैक अपने डैड से पूछता है कि क्या वो सच में मॉम को वापस जीत भी पाएगा। इतने समय बाद भी माइकल ने एमिली को पूरी तरह नहीं मनाया है और जैक फिर से बिना माँ के नहीं रहना चाहता। जैक साफ कहता है कि अगर एमिली दोबारा उन्हें छोड़कर गई तो इस बार वो भी उसके साथ चला जाएगा। सोफी भी कहती है कि अगर मॉम और जैक दोनों चले गए तो वो भी उन्हीं के साथ जाएगी। माइकल दोनों बच्चों को भरोसा देता है कि मॉम और डैड डिवोर्स नहीं ले रहे। जैक उसे याद दिलाता है कि कंपाउंड के लोग कहते हैं माइकल ने पहले एमिली के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया था। माइकल अपनी गलती मानकर कहता है कि वो अब खुद को बदल रहा है, आगे से वो एमिली के साथ अच्छा रहेगा। वो जैक और सोफी से कहता है कि अब तीनों मिलकर मॉम को प्रोटेक्ट करेंगे। दोनों बच्चे खुशी से अग्री कर लेते हैं। तभी कंपाउंड का एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। वो बताता है कि उसने अभी माइकल की वाइफ को दो पुलिस ऑफिसर्स के साथ जाते देखा है। शायद उसे इलीगल ट्रेडिंग के मामले में अरेस्ट किया गया है। ये सुनते ही माइकल बिना एक पल वेस्ट किए स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशन में सारा पहले से एमिली का इंतजार कर रही होती है। वो एमिली को बंद देखकर मजाक उड़ाती है कि वो तो हमेशा बहुत टफ और एरोगेंट बनती थी, फिर आज उसके हाथों में कैसे फंस गई। सारा उसे बोलने के लिए उकसाती है।
एमिली शांत रहती है तो सारा पूछती है कि आज उसकी ज़ुबान कहाँ चली गई। एमिली जवाब देती है कि सारा को फाइनली शो ऑफ करने का मौका मिला था, इसलिए वो उसका ड्रामा पूरा होने दे रही थी। सारा कहती है कि एमिली अब भी एटीट्यूड दिखा रही है। फिर वो उसे लो लाइफ कहकर बोलती है कि इंसान को वही मिलता है जिसका वो हकदार होता है। एमिली जैसी औरत को उस चीज़ पर कब्जा नहीं करना चाहिए था जो उसकी कभी थी ही नहीं। सारा का इशारा माइकल की तरफ होता है। वो कहती है कि एमिली ने कार्टर फैमिली में शादी कर भी ली तो क्या हुआ, उसके जैसी विलेज वुमन इतनी बड़ी फॉर्चून को संभाल ही नहीं सकती। एमिली पलटकर कहती है कि उसका और माइकल का रिश्ता उन दोनों के बीच की बात है। सारा बार बार किस चीज़ की चोरी का रोना रो रही है। वो खुद माइकल को पाना चाहती थी, मगर क्या उसे पा सकी? मिली की बात सारा को चुभ जाती है। वो 7 साल पुरानी बात उठाती है। सारा कहती है कि जिस दिन एमिली ने आकर माइकल से उसकी शादी होने का चांस बर्बाद किया था, उसी दिन से एमिली मरने के लायक थी। अब इलीगल ट्रेडिंग के केस में पकड़े जाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा पनिशमेंट डिजर्व करती है। एमिली सरकास्टिक तरीके से उसकी बात मानने का नाटक करती है, फिर कहती है कि वो जिएगी या मरेगी ये लॉ डिसाइड करेगा। सारा को उसकी ज़िंदगी का फैसला करने का कोई हक नहीं है। सारा कहती है कि एमिली अभी भी नहीं समझ रही कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो चाहती है कि एमिली हमेशा उसके पैरों के नीचे रहें और ऊपर देखकर उसकी लाइफ से जलें। एमिली उसे याद दिलाती है कि वे पुलिस स्टेशन में खड़ी हैं। सारा की ट्रिक्स काफ़ी वीक हैं। अगर उसने यहीं कुछ गलत किया और माइकल ने उसकी असली साइड देख ली तो सारा का सालों से बनाया हुआ स्वीट इमेज खत्म हो जाएगा। सारा गुस्से में एमिली पर हाथ उठाने जाती है, मगर तभी ऑफिसर उसे रोक लेता है। सारा सफाई देती है कि वो एमिली से कन्फेशन करवाने की कोशिश कर रही थी। ऑफिसर कहता है कि इंटेरोगेशन पुलिस का काम है, सारा का नहीं। फिर वो दूसरी और ज़्यादा ज़रूरी बात बताता है। एमिली को पहले ही ट्रायल ऑपरेटिंग लाइसेंस मिल चुका है, यानी उसका बिजनेस बिना परमिशन वाला नहीं था। ट्रायल लाइसेंस की बात सुनकर सारा तुरंत कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। एमिली जैसी कंट्री साइड से आई वुमन को इतनी रेयर परमिशन कैसे मिल सकती है। तभी माइकल वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एमिली का ऑफिशियल लाइसेंस होता है। सारा उसे देखकर पूछती है कि वो वहां कैसे आया। माइकल सारा को इग्नोर करके सीधे एमिली के पास जाता है और पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। एमिली कहती है कि वो ठीक है। सारा फिर लाइसेंस को फेक बताने लगती है, लेकिन ऑफिसर डॉक्यूमेंट चेक करके कंफर्म करता है कि अप्रूवल ऑफिशियल है और सारे पेपर्स सही हैं। सारा फिर भी मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि ट्रायल लाइसेंस के लिए कितने बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं, एमिली जैसी विलेज वुमन को ये अप्रूवल कैसे मिल सकता है। माइकल जवाब देता है कि उसने ये लाइसेंस स्पेशली अप्रूव करवाया है। फिर वो सारा से पूछता है कि एमिली के खिलाफ रिपोर्ट करने से पहले उसने माइकल से एक बार भी बात क्यों नहीं की। सारा कहती है कि वो सिर्फ मार्केट ऑर्डर मेंटेन करना चाहती थी और उसे लाइसेंस की जानकारी नहीं थी। माइकल ठंडे अंदाज में कहता है कि सारा ने ये सब किसके लिए किया, वो खुद अच्छी तरह जानती है। के बाद माइकल एमिली को लेकर स्टेशन से बाहर चला जाता है। सारा वहीं खड़ी रह जाती है और उसका पूरा प्लान उसी पर उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पता चलता है कि माइकल ने लाइसेंस अरेंज कैसे किया था। कार्टर फैमिली के घर जाने के दौरान उसने अपने फादर से एमिली के लिए ट्रायल ऑपरेटिंग लाइसेंस मांगा था। मिस्टर कार्टर ने बताया था कि ऐसे लाइसेंसेस की कोटा बहुत लिमिटेड है। सनशाइन सिटी के कई बड़े बिजनेसमैन इस एक चांस के लिए लड़ रहे हैं। माइकल कहता है कि वो अपनी टीम को मिला हॉनर एक्सचेंज करके एमिली के लिए कोटा लेना चाहता है। मिस्टर कार्टर हैरान होकर कहते हैं कि माइकल ने पूरी लाइफ उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार मदद मांगी भी तो अपनी वाइफ के बिजनेस के लिए। वो हंसते हुए कहते हैं कि इस बार माइकल सच में एमिली के प्यार में पड़ गया है। माइकल इस बात से इनकार नहीं करता, वो सिर्फ इतना कहता है कि एमिली इस एफर्ट के लायक है। स्टेशन से निकलने के बाद एमिली को माइकल की पिछली बात याद आती है। उसने कहा था कि वो अगले दिन घर जा रहा है और एमिली ने कैजुअली उसे जाने दिया था। अब एमिली समझती है कि माइकल उसी समय लाइसेंस अरेंज करने गया था। वो दिल से उसका धन्यवाद करती है। माइकल भी सिंपली कहता है कि कोई बात नहीं। फिर उसे क्लेयर का ध्यान आता है। उसी समय क्लेयर दौड़ती हुई एमिली के पास पहुंचती है। वो कहती है कि डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन अच्छा हुआ माइकल ने पहले से लाइसेंस का इंतज़ाम कर रखा था। एमिली क्लेयर को अपनी लैंग्वेज संभालने को कहती है, क्योंकि वो बार बार तुम्हारा कमांडर कार्टर बोल रही होती है। बाहर निकलते समय क्लेयर एमिली से पूछती है कि क्या माइकल अब उसे पसंद करने लगा है। एमिली कहती है कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि माइकल तो हमेशा सारा से प्यार करता था। क्लेयर उसकी बात नहीं मानती। उसके हिसाब से माइकल जैसा कोल्ड और डिस्टेंट कमांडर अगर एमिली के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकता है तो उसके दिल में फीलिंग्स ज़रूर हैं। क्लेयर ये भी कहती है कि एमिली खुद माइकल को पसंद करने लगी है, इसलिए दोनों को डिवोर्स लेने के बजाय साथ रहने के बारे में सोचना चाहिए। एमिली पहली बार इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली सोचती है। उसे समझ नहीं आता कि क्लेयर की बात सच हो सकती है या नहीं।
एमिली के घर लौटते ही जैक और सोफी दौड़कर उसके पास आते हैं। जैक रोते हुए कहता है कि उसे लगा मॉम कभी स्टेशन से बाहर नहीं आएगी। एमिली उसे सिली बॉय कहकर समझाती है कि उसकी मॉम इतनी वीक नहीं है, कोई उसे ज़्यादा देर लॉक करके नहीं रख सकता। फिर एमिली माइकल की तरफ देखकर दोबारा धन्यवाद करती है। वो कहती है कि इस बार माइकल ने उसकी मदद की है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि अब वो उसके साथ बेवजह एटीट्यूड नहीं दिखाएगी। माइकल धीमी आवाज़ में कहता है कि काश उन्हें डिवोर्स लेना ही न पड़े। एमिली उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाती और पूछती है कि उसने क्या कहा। माइकल तुरंत कहता है कि कुछ नहीं, वो डिनर बनाने जा रहा है। मगर जाते समय उसके माइंड में वही बात होती है, अगर उन्हें डिवोर्स न लेना पड़े तो कितना अच्छा हो। डिनर करते समय एमिली फैमिली को बताती है कि अब उसका ट्रायल बिजनेस लाइसेंस अप्रूव हो गया है, इसलिए वो अपना प्रॉपर क्लोथिंग स्टोर खोलने का प्लान बना रही है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उसने शॉप के लिए कोई अच्छा नाम नहीं सोचा। माइकल कुछ देर सोचकर वैलर नाम सजेस्ट करता है। एमिली को नाम पसंद आ जाता है। वो कहती है कि यही ठीक रहेगा। उसी दौरान कंपाउंड का मिक्सर भी आने वाला है। एमिली को भरोसा है कि उस इवेंट के आसपास शॉप खोली गई तो वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती है। इस तरह एमिली की सिटी में नई बिजनेस जर्नी वैलर बुटीक के नाम से शुरू होने वाली होती है। शॉप तैयार करने के लिए रेनोवेशन शुरू हो जाता है। एमिली वर्कर्स को बार बार डायरेक्शन दे रही होती है कि पेंट थोड़ा लेफ्ट किया जाए, नीचे वाला हिस्सा भी कवर हो और हर साइड बराबर दिखे। माइकल भी बाकी वर्कर्स के साथ ब्रश लेकर काम कर रहा होता है। एमिली उसे देखकर पूछती है कि एक कमांडर रेनोवेशन का काम क्यों कर रहा है। माइकल जवाब देता है कि कमांडर होने से क्या फर्क पड़ता है, वो अभी भी एमिली का हस्बैंड है, इसलिए उसकी शॉप का काम भी कर सकता है। एमिली उसे बातें छोड़कर पेंटिंग कंटिन्यू करने को कहती है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि माइकल के फेस पर पेंट लगा हुआ है। वो उसे खुद वाइप करने को कहती है, लेकिन माइकल क्लॉथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है कि एमिली उसका फेस साफ करे। एमिली उसकी डिमांड नहीं मानती और कहती है कि उसे जैसा ठीक लगे खुद कर ले। माइकल फिर भी उसके आसपास रहकर काम करता रहता है। आखिर वैलर बुटीक की ग्रैंड ओपनिंग का दिन आ जाता है। एमिली और क्लेयर बाहर खड़े होकर कस्टमर्स को बुलाते हैं। क्लेयर अनाउंस करती है कि आज ओपनिंग डे है। जो भी कस्टमर कम से कम $3 की शॉपिंग करेगा उसे स्पेशली मेड हेयर टाई फ्री मिलेगा। ऑफर सुनकर काफ़ी वुमेन शॉप के अंदर आने लगती हैं। कस्टमर्स कपड़ों को देखकर कहती हैं कि डिज़ाइन सिटी मॉल के कपड़ों से भी ज़्यादा स्टाइलिश हैं। एमिली बताती है कि उनके प्रोडक्ट सीधे फैक्ट्री से आते हैं, इसलिए क्वालिटी और प्राइस दोनों अच्छे हैं। कोई एक ड्रेस खरीदता है तो कोई गिफ्ट्स के लिए 2 पीसेस लेता है। भीड़ बढ़ती जाती है और एमिली सबको आराम से एक एक करके सामान लेने को कहती है। माइकल कैश काउंटर संभालता है। वो खुद आगे बढ़कर कहता है कि पैसे वो कलेक्ट करेगा। एमिली उसे काम सौंपते हुए मजाक करती है कि अगर उसने किसी को गलत चेंज दिया तो उसकी सैलरी से पैसे काटे जाएंगे। क्लेयर माइकल को कैश गिनते देखकर कहती है कि कमांडर कार्टर ऐसे नोट्स इंस्पेक्ट कर रहा है जैसे कोई बड़ा मिलिट्री केस हो। एमिली उसे टीजिंग बंद करके स्टॉक लगाने को कहती है। दूर खड़ी सारा ये सब देख रही होती है। वो गुस्से में सोचती है कि लाइसेंस मिलने के बाद एमिली खुलेआम बिजनेस कर रही है। इतना ही नहीं, उसने माइकल जैसे कमांडर को एक छोटे कैशियर की तरह काउंटर पे खड़ा कर दिया है। सारा का एमिली के लिए हेट और बढ़ जाता है। कुछ समय बाद एमिली का बर्थडे आता है। जैक और सोफी साथ मिलकर उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। एमिली दोनों बच्चों को प्यार से धन्यवाद देती है। माइकल भी उसे बर्थडे विश करके एक गिफ्ट देता है। एमिली बॉक्स खोलकर पूछती है कि माइकल ने ये कब खरीदा। माइकल थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है कि उसने बस अचानक पसंद आने पर ले लिया था। एमिली गिफ्ट देखकर कहती है कि उसे सच में बहुत पसंद आया। माइकल कुछ हेजिटेट करने के बाद पूछता है कि क्या वो एमिली को हक कर सकता है। एमिली कोई जवाब नहीं देती, मगर उसे रोकती भी नहीं। माइकल उसकी साइलेंस को यस मानकर उसे अपने पास खींच लेता है। दोनों के बीच पहली बार बिना लड़ाई या गलतफहमी के इतनी क्लोज मोमेंट बनती है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद कंपाउंड मिक्सर चल रहा होता है। एक सर्वर एमिली को टी देता है। एमिली बिना शक किए टी पी लेती है। दूर से सारा उसे देख रही होती है। वो मन ही मन कहती है कि आज वो एमिली को सबके सामने ह्यूमिलिएट करेगी। आज रात के बाद माइकल भी ऐसी वुमन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद एमिली को बॉडी में अनयूजुअल हीट महसूस होने लगती है। माइकल उससे पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। एमिली कहती है कि वो फाइन है, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। वो फ्रेश एयर लेने मेडिकल सेंटर जाना चाहती है। माइकल उसके साथ जाने की ऑफर करता है, लेकिन एमिली मना कर देती है। वो कहती है कि अकेले जा सकती है। एमिली के जाने के बाद माइकल को फिर भी चिंता होती है। वो टॉम को मेडिकल सेंटर भेजता है और कहता है कि एमिली पर नज़र रखे। अगर कुछ भी गलत हो
तो तुरंत रिपोर्ट करे। दूसरी तरफ सारा ने चार्ली मेसन नाम के आदमी को प्लान समझाया होता है। वो कहती है कि चुपचाप अंदर जाना, ड्रग का पूरा असर होने का वेट करना, फिर एमिली की कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज खींचकर तुरंत निकल जाना। चार्ली सारा को खुश करने के लिए काम पूरा करने का प्रॉमिस करता है। सारा का प्लान था कि पिक्चर्स के जरिए एमिली की रेपुटेशन खत्म कर दी जाए। मेडिकल सेंटर में एमिली की हालत तेजी से खराब होने लगती है। तभी माइकल उसके पास पहुंचता है। एमिली उसे पहचान नहीं पाती, तो माइकल बार बार कहता है कि वो माइकल कार्टर है। माइकल एमिली को छूकर समझ जाता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। एमिली लगातार कहती है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। माइकल को पता चल जाता है कि टी में ड्रग मिलाई गई थी। उसे शक होता है कि ये सेटअप सारा का है। वो एमिली को वहाँ से घर ले जाने लगता है। माइकल ये भी समझता है कि सारा आसपास किसी को वॉच करने के लिए रख सकती है। वो एमिली को भरोसा देता है कि जिसने ये किया है वो बच नहीं पाएगा। सारा दूर से एमिली को निकलते देख लेती है। वो गुस्से में पूछती है कि एमिली वहां से कैसे बच गई। उसके साथ खड़ा आदमी बताता है कि कमांडर कार्टर के लोगों को कुछ गलत होने का शक हो गया था। सारा अब चार्ली को ढूंढने निकलती है। उसे डर है कि वो आइडियट पकड़ा गया तो पूरा प्लान बता देगा, लेकिन रास्ते में टॉम उसे रोक लेता है। सारा नॉर्मल बनने की कोशिश करके कहती है कि वो बस किसी को ढूंढ रही है। टॉम सीधे पूछता है कि क्या वो चार्ली मेसन को ढूंढ रही है और उसे सामने खड़ा चार्ली दिखा देता है। चार्ली पकड़ा जा चुका होता है। सारा समझ जाती है कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल चुकी है। टॉम अपने लोगों को माइकल को खबर देने के लिए कहता है और सारा से बोलता है कि अब उसे भी उनके साथ चलना होगा। घर पहुंचने के बाद ड्रग का असर एमिली पर पूरी तरह हो चुका होता है। वो माइकल को पकड़कर बार बार पूछती है कि वो कौन है। माइकल मजाक में कहता है कि दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं और फिर भी एमिली उसे नहीं पहचानती। फिर वो खुद जवाब देता है कि वो एमिली का आदमी माइकल कार्टर है। ड्रग्ड एमिली तुरंत कहती है कि माइकल कार्टर अच्छा नहीं है। माइकल पूछता है कि उसमें क्या खराबी है। एमिली रीज़न नहीं देती, बस बच्चों की तरह दोहराती है कि माइकल अच्छा नहीं है। माइकल प्रिटेंड करता है कि अगर एमिली उसे पसंद नहीं करती तो वो उसे अकेला छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसके हटते ही एमिली फिर कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। माइकल उसे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ पाता। वो वहीं रुककर पूरी रात एमिली की केयर करता है और ड्रग का असर खत्म होने का इंतज़ार करता है। सुबह एमिली की आंख खुलती है तो माइकल वहीं बैठा होता है। वो पूछता है कि एमिली अब कैसा महसूस कर रही है और उसके लिए पानी लेने जाता है। एमिली उसे रोक कर पूछती है कि क्या वो पूरी रात वहीं था। माइकल बताता है कि एमिली बार बार गर्मी की शिकायत कर रही थी, इसलिए ड्रग का असर खत्म होने तक वो उसके साथ रहा। एमिली को पिछली रात की कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वो माइकल से पूछ रही थी कि वो कौन है और फिर उसे एनो गुड कह रही थी। एमिली ऑकवर्ड हो जाती है। वो टॉपिक बदलकर पूछती है कि सस्पेक्ट पकड़ा गया या नहीं। माइकल बताता है कि चार्ली कस्टडी में है और टॉम ने सारा को भी रंगे हाथ पकड़ लिया। माइकल के मुताबिक सारा के लिए बेस्ट केस में सस्पेंशन होगा और वर्स्ट केस में उसे जेल जाना पड़ सकता है। एमिली कहती है कि अब आखिर माइकल को सारा की असली साइड दिखाई दे गई। माइकल एमिली को आराम करने के लिए कहता है। वो खुद स्टेशन जाकर आगे की बात चेक करने निकल जाता है। स्टेशन में सारा माइकल को देखते ही उसके पास भागने की कोशिश करती है। वो कहती है कि माइकल को उस पर भरोसा करना होगा क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। ऑफिसर उसे बैठने और बिना परमिशन बोलना बंद करने को कहता है। माइकल सारा से पूछता है कि इतने प्रूफ सामने आने के बाद भी वो झूठ बोलती रहेगी क्या। सारा फिर एक्सप्लेन करने का मौका मांगती है। वो तुरंत चार्ली पर ब्लेम डालती है। उसका कहना है कि चार्ली ने उसे मजबूर किया और अब उसे फ्रेम कर रहा है। सारा कहती है कि उसने चार्ली को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर बताता है कि चार्ली ने पूरा सच कन्फेस कर लिया है। अब सारा के झूठ का कोई फायदा नहीं है। सारा इमोशनल कार्ड खेलती है। वो माइकल को बचपन की दोस्ती याद दिलाती है। वो कहती है कि अगर 7 साल पहले कंट्री साइड से आई एमिली ने माइकल को ड्रग न किया होता तो आज माइकल और सारा मैरिड होते। सारा उसे वो प्रॉमिस भी याद दिलाती है जिसमें माइकल ने उसका ध्यान रखने की बात कही थी। माइकल मानता है कि उसने सारा की केयर करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसका मतलब रिलेशनशिप नहीं था। माइकल ने हमेशा सारा को अपनी सिस्टर की तरह देखा। वो कहता है कि पुरानी केयर की वजह से उसने सारा को बार बार चांसेस दिए, मगर सारा ने खुद ही हर चांस बर्बाद कर दिया। ऑफिसर पूछता है कि दोनों अक्यूज्ड के साथ क्या करना है। माइकल कहता है कि रूल्स के हिसाब से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। माइकल वापस घर आता है जहां जैक और सोफी साथ खेल रहे होते हैं। दोनों उसे देखकर खुशी से बुलाते हैं।
माइकल सबसे पहले एमिली की तबीयत पूछता है और एमिली कहती है कि अब वो ठीक है। एमिली को टॉम से पता चल चुका होता है कि स्टेशन में सारा रो रही थी। वो माइकल को टीज करती है कि उसने अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को पूरी तरह ऑफेंड कर दिया। क्या उसे अब कोई रिग्रेट हो रहा है? माइकल तुरंत कहता है कि उसकी वाइफ सामने खड़ी है, इसलिए किसी और वुमन को स्वीटहार्ट कहना बंद करे। सारा उसके लिए सिर्फ सिस्टर जैसी थी। एमिली उसका जवाब सुनकर कहती है कि अब उसने सही बात कही है। माइकल भी समझ जाता है कि एमिली के सामने सारा को लेकर कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहना चाहिए। कुछ समय बाद सभी वैलर की सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। एमिली ग्लास उठाकर बुटीक की कंटिन्यूड सक्सेस के नाम टोस्ट करती है। क्लेयर उसे रोकती है कि अब और न पिए, क्योंकि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। एमिली कहती है कि वो बहुत खुश है और ऐसे दिन ड्रिंक करना तो बनता है। माइकल देखता है कि एमिली ने लिमिट से ज़्यादा पी लिया है। वो कहता है कि अब वो उसे घर ले जाएगा। एमिली प्रोटेस्ट करती है कि वो ड्रंक नहीं है और अभी सेलिब्रेशन ख़त्म नहीं हुआ। माइकल फिर भी उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में एमिली अचानक उसे रोककर पूछती है कि क्या माइकल उसे पसंद करता है। माइकल कहता है कि क्या ये बात अभी भी ऑब्वियस नहीं है। एमिली ड्रंक कॉन्फिडेंस में कहती है कि माइकल का उसे पसंद करना नॉर्मल है, क्योंकि वो इतनी एक्सीलेंट है। माइकल उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वो थोड़ी मॉडेस्ट नहीं हो सकती। फिर वो एमिली को संभाल कर घर की तरफ ले जाता है। घर पहुंचते पहुंचते एमिली फिर माइकल से पूछती है कि वो कौन है। माइकल को पिछली ड्रग वाली रात याद आ जाती है। वो कहता है कि एमिली फिर वही बात शुरू कर रही है। इस बार माइकल खुद इमोशनल हो जाता है। वो एमिली से पूछता है कि क्या उसके पास दिल नहीं है। आखिर माइकल में ऐसी क्या कमी है? क्या एमिली की नजर में माइकल को छोड़कर दुनिया का हर आदमी बेहतर है? एमिली इस बार साफ कहती है कि ऐसी बात नहीं है। उसने पहले माइकल को एनो इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगता था माइकल उसे पसंद ही नहीं करता। 7 साल पहले वाले इंसिडेंट के बाद माइकल ने हमेशा एमिली के साथ कोल्ड बिहेवियर किया। इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद एमिली कैसे मान लेती कि माइकल अचानक उसे चाहने लगा है? माइकल पहली बार अपनी फीलिंग्स पूरी तरह साफ करता है। वो मानता है कि 7 साल पहले उसने एमिली को गलत समझा था और उसी वजह से उसके साथ कोल्ड रहा। वो ये भी ऑनेस्टली कहता है कि 7 साल बाद एमिली को दोबारा देखकर सबसे पहले वो उसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, मगर साथ रहते हुए उसने एमिली की बाकी क्वालिटीज़ देखी। माइकल को समझ आया कि एमिली स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है और हर मैटर में उसका अपना माइंड है। वो किसी के प्रेशर में आसानी से नहीं आती। एमिली को समझते समझते माइकल खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाया। माइकल अपनी बात पूरी करने में हेजिटेट करता है, लेकिन एमिली कहती है कि वो सब जानती है। माइकल पूछता है कि आखिर वो क्या जानती है। एमिली उसके पास आकर कहती है कि वो जानती है माइकल उसे पसंद करता है। दोनों के बीच का सारा कन्फ्यूजन आखिर खुलकर सामने आ जाता है। माइकल उसे देखकर कहता है कि अब एमिली इस बात से पीछे न हटे और बाद में रिग्रेट न करे। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। अगले दिन माइकल एमिली को अकेले मुस्कुराते देखकर पूछता है कि वो क्या सोच रही है। एमिली बताती है कि वो इस बात पर हैरान है कि काफ़ी समय से उसने डिवोर्स के बारे में सोचा तक नहीं। जिस डिवोर्स के लिए वो सेंट्रल सिटी आई थी, वो अब उसके माइंड से खुद ही दूर हो चुका है। माइकल उससे पास्ट के लिए माफ़ी मांगता है। वो मानता है कि सिर्फ सॉरी कह देने से 7 साल की नेगलेक्ट ठीक नहीं हो सकती, इसलिए वो अपनी बाकी पूरी लाइफ एमिली की भरपाई करने में लगाना चाहता है। वो एमिली से पूछता है कि क्या वो उसे ये चांस देगी। एमिली थोड़ी शरारत से पूछती है कि अगर आगे कभी उसने दोबारा डिवोर्स मांगा तो माइकल क्या करेगा। माइकल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह एमिली को फिर से जीतने की कोशिश करेगा। एमिली उसे वार्निंग देती है कि उसे पाना आसान नहीं है। माइकल ने चांस मिस किया तो वह इंतज़ार नहीं करेगी। माइकल ओबीडियंटली यस मैम कहकर उसकी बात मान लेता है। दोनों साथ चलने लगते हैं। कुछ देर बाद एमिली माइकल का नाम लेकर उसे स्लो कहती है। माइकल समझ नहीं पाता कि उसने क्या किया। थोड़ी देर बाद माइकल खुद एमिली का हाथ पकड़ लेता है। एमिली कहती है कि ये पहली बार है जब उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा है। माइकल पूछता है कि क्या सच में ऐसा है। फिर वो कहता है कि अब से एमिली को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। दूर से जैक और सोफी दोनों को देख रहे होते हैं। जैक खुशी से कहता है कि डैड ने फाइनली मॉम का हाथ पकड़ लिया। सोफी माइकल से पूछती है कि अब वो मॉम को किस करेगा क्या। टीवी में भी लोग हैंड होल्डिंग के बाद किस करते हैं। माइकल जैक को पीछे मुड़ने के लिए कहता है। जैक तुरंत अपने डैड की बात मानकर दूसरी तरफ देखने लगता है। एमिली पूछती है कि माइकल क्या कर रहा है। माइकल कहता है कि वो बस बच्चों का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। इस बार एमिली उसे रोकती नहीं। कुछ लोगों को शुरुआत से ही पहले से तय रास्ता मानना पड़ता है, लेकिन अगर वे हिम्मत करके खुद आगे बढ़ें तो आखिर उन्हें रास्ते में कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।